कोल्हापुर की जानकी बाई एक मशहूर औरत गुजरी है। जवानी में उसके ठाठ किसी बहुत बड़े राजा महाराजा से कम न थे। उसके दर पर बड़े से बड़ा आदमी सर झुकाकर आता था और जो ऐसा नहीं करता था वो दोबारा उसके महलनुमा कोठे पर नहीं आ सकता था। बड़े बड़े जिम्मेदार, जागीरदार और नवाब उस नकचिड़ी औरत के असीर थे। हर कोई उसके करीब रहना चाहता था, हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा उस पर खर्च करता था, मगर उस औरत की फितरत कोई नहीं समझ सका था। जो उस पर जितना ज़्यादा खर्च करता था वो उससे उतनी ही दूर रहती थी। इस दूरी को करीब करने को वो और खर्च करता और फिर एक वक्त ऐसा आता था कि उसकी सांस फूल जाती और वो हाँप कर जानकी के कदमों में आ जाता और जानकी उसको बड़ी इज्जत से बाहर फेंकवा देती। कैसा पागल आदमी है, गंडेरी चूसकर फोक को कौन मुंह में रखता है। ना जाने कितने दीवाने आए और बर्बाद हो गए, मगर किसी नए आने वाले ने पिछले वालों से सबक ना लिया। सबक लेने का मामला भी बड़ा टेढ़ा है। एक ही तरह के वाक़यात इंसानी हयात में होते आ रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, मगर कोई नहीं जो गुज़िश्ता की गई गलतियों से सबक हासिल करे। मोती नगर के नवाब जहांगीर मिर्ज़ा जानकी बाई के पुराने कदरदानों में से थे। उन्होंने उस पर बहुत दौलत उड़ाई थी। बाप के मरने के बाद वो खुद मुख्तार हुए तो उन्होंने जानकी को अपनी रखेल बनाना भी चाहा। इसके बदले उसकी मर्जी की हर चीज़ मुहैया करने की पेशकश भी की, मगर जानकी बाई किसी एक की पाबंद क्यों होती। तमाम कदरदानों को नोचने वाली एक पर तकिया कैसे करती। आज़ाद फिजाओं में परवाज करने वाली सोने के पिंजरे में कैद क्यों होती। उसने साफ इनकार कर दिया और बोली, नवाब साहिब, आपको मैं नहीं रोक सकती, मगर मुझसे ये उम्मीद हरगिज़ ना करना कि मैं किसी पाबंदी को कबूल करूँगी। पाबंदी वो औरतें करती हैं जो तुम्हारी हवेली में बेगम कहलाती हैं। मैं तो बाजार की रौनक हूँ। मेरी माँ और नानी भी ऐसी ही थीं। आप आते हो मैं आपकी हूँ, ना आओ किसी और की हूँ। इस घर की यही रीत है। नवाब जहांगीर मिर्ज़ा ज़रा मायूस तो हुए, मगर आते रहे। वो अपने दिल के हाथों मजबूर थे। जो चीज़ उनको इस चार दीवारी में मिलती थी उसकी हवेली में ना थी। उनकी बेगम इतनी बुरी ना थी, मगर जो अदाएँ, नाजो अंदाज और बांकपन जानकी में था वो उसके असीर थे। और अपनी दौलत जानकी पर यह देखते हुए भी कि वो उनकी नहीं है उस पर निशावर कर रहे थे। ज़मीनें सुकड़ रही थीं, आमदनी के ज़राए कम हो रहे थे, मगर उनको सिर्फ जानकी की खुशनुदी की फ़िक्र थी। और फिर वही हुआ कि एक वक्त ऐसा आया कि वो खाली हाथ जानकी के सामने खड़े थे और जानकी उनको कह रही थी, बस नवाब साहिब, अब शाम हो गई, आपका वक्त ख़त्म हुआ और दूसरों के लिए रास्ता दें। हर दुकानदार उस गाहक की कदर करता है जिसके पास जेब में रकम होती है। हमारी दुकान में उधार का रिवाज नहीं है। ये वक्त तो आना था। ये नवाब साहिब भी जानते थे, मगर दौड़े चले जा रहे थे, ये जानते हुए कि आगे कुछ नहीं है। उससे पहले वालों को क्या मिला था जो मुझे मिलेगा, मगर सबक उन्होंने नहीं लिया और किल्लाश हो गए। जानकी बाई के कोठी की रौनक कम ना हुई। नवाब की जगह किसी और ने ले ली। मोती नगर की जागीर टुकड़ों में बंटकर ख़त्म हो गई और जहांगीर मिर्ज़ा कोल्हापुर में जानकी बाई के पास आ पड़े। उनका मुकाम यहाँ पर मुलाजमीन में था। वो दौड़ दौड़ कर काम करते थे। वो आशिक थे, सिर्फ जानकी बाई को देखकर दिल खुश कर लिया करते थे। कोई लफ्ज़ शिकायत उनकी ज़ुबान पर नहीं आया था। कभी उन्होंने अपनी दौलत का जिक्र नहीं किया। उन्होंने पलट कर खबर ना ली। औलाद कोई थी ही नहीं। बेगम उनके कारनामे जानती थी। वो अपने बाप के घर चली गई और वक्त गुजरता रहा। और फिर एक वक्त आया कि जहांगीर मिर्ज़ा सिर्फ मिर्ज़ा बनकर रह गए। लोग भूल गए कि ये भी कभी इस कोठे पर शान से आते थे। उनके आगे भी जानकी बाई आंखें बिछाती थी। अब तो मिर्ज़ा सिर्फ एक घरेलू मुलाजिम था जो मसाला पीसने के अलावा पूरे घर के कपड़े भी धोया करता था, बाजार से सौदा भी खरीदता था। जानकी बाई का ज़माना गुजर चुका था। उसके पुराने चाहने वालों ने आंखें फेर ली थी। वो जानती थी कि तवाइफ की ज़िंदगी में बुढ़ापा सख्त अजियतनाक होता है। जिस्म साथ छोड़ जाता है, चाहने वाले नज़रें चुराते हैं और तवाइफ को पड़ी जवानी की आदतें खून के आंसू रुलाती हैं। पहलवान और तवाइफ का बुढ़ापा एक जैसा होता है। दोनों पुरानी यादों से छुटकारा नहीं पाते। दोनों की आदतें बिगड़ी हुई होती हैं, मगर जानकी को एक सहारा अब भी था और वो सहारा मिर्ज़ा का था। मिर्ज़ा जानकी का सच्चा आशिक था। जानकी की जगह उसकी दो लड़कियों ने ले ली थी। जानकी मुजरे के वक्त लड़कियों के पास बैठी रहती थी। उन पर वारी सदका भी जाती थी, मगर उसके अपने दिल पर आरे चलते थे। क्या ज़माना आ गया है, उसकी तरफ कोई भूल कर नहीं देखता। पुराने कदरदान भी उन लड़कियों पर नोट निछावर करते हैं। वो भूल जाते हैं कि ये मेरी लड़कियां हैं, उनको मेरी तरफ देखना चाहिए। मैं उनकी पुरानी पसंद हूँ, मगर कोई उसकी तरफ नहीं देखता। ले दे के मिर्ज़ा है जो आज भी मेरा कदरदान है। उसकी नज़रों में आज भी वही जज्बे हैं जो 30 साल पहले थे। उसकी नज़रों में ज़रा फ़र्क नहीं आया।
मिर्ज़ा के मुलाजिम होने के बाद वो उस पर हुक्म चलाती थी और अक्सर जलील भी कर दिया करती थी, मगर मिर्ज़ा की ज़ुबान पर हरफ़े शिकायत नहीं आता था। आज वो पुरानी बातों को याद करके खुद शर्मिंदा हो जाती थी। मैंने बड़ी ज़्यादती मिर्ज़ा से की है। उसकी पूरी जागीर मैंने हड़प कर ली। मैंने उसको रुसवा कर दिया, दरबदर कर दिया, जलील कर दिया, मगर उसकी ज़ुबान पर हरफ़े शिकायत ना आया। मिर्ज़ा के वो करीब आना चाह रही थी, मगर नदामत और अना की दीवार बड़ी मोटी थी। मिर्ज़ा के हाथ पैर भी जवाब दे रहे थे, उन पर भी बुढ़ापा पैर फैला रहा था। जानकी का वज़न भी बहुत बढ़ गया था, वो भी ज़्यादा चलने फिरने के काबिल न थी। मिर्ज़ा उसकी खिदमत को हाजिर था। लड़कियों के अपने काम थे, वो घड़ी दो घड़ी को जानकी के पास आती थी, मगर मिर्ज़ा उसके करीब रहा करता था। आखिर जानकी ने अना की दीवार में शगाफ डाल दिया और बोली, मिर्ज़ा, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ। तुमको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है पता नहीं। किसी तवाइफ को कभी ऐसा एहसास हुआ है कि नहीं, मगर मैं खुद को तुम्हारा मुजरिम पाती हूँ। मिर्ज़ा ने हैरत से जानकी की बात सुनी और बहुत दिन के बाद ज़ुबान खोली। इस दुनिया में बहुत कुछ होता है। मैं नवाब से ग़ुलाम बन गया। तुमने मुझे ग़ुलाम नहीं बनाया, मेरे नसीब ने बनाया। इंसान सबसे लड़ता है, मगर नसीब से लड़ना उसके बस से बाहर है। मैं तुमको इल्ज़ाम नहीं देता, इसलिए कि तुमने तो नहीं कहा था कि मैं जागीर बर्बाद कर दूं। ये सब तो पहले ही लिखा जा चुका था। ऐसा तो होना ही था। शायद मेरे बाप दादा ने कोई गलती की हो और बर्बादी लिख दी गई हो। वो मेरे हाथ हुई और तुम इसकी वजह बन गई। मैंने तुमसे मोहब्बत की है। उस मोहब्बत में तुमको पाने की आरजू शामिल नहीं है। मैं जानता था कि तुम पेशावर तवाइफ हो, तुम किसी एक की नहीं हो, मगर मेरे दिल में भी पाने की ख्वाहिश नहीं थी, सिर्फ चाहे जाने की थी। ना मुझे तुम्हारे खूबसूरत जिस्म से गर्ज थी, ना तुमसे कुर्बत की ख्वाहिश थी। ये तमन्ना थी कि मैं तुम्हारे करीब रहूं, तुम मेरी नज़रों में रहो, मैं तुम्हारा अदना गुलाम बना रहूं, या नवाब जहांगीर, इससे कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, तुमने सच कहा है। तुम्हारे किरदार ने तुमको सच्चा साबित कर दिया है, मगर मैं आज शर्मिंदा हूँ। आज मैं सोचती हूँ, काश मैं अपनी आंखें पहले खोल पाती तो शायद आज का पछतावा मेरे दिल पर ना होता। अब तो बहुत कम वक्त है, बहुत देर हो चुकी है। अब तो नदामत के आंसू ही मेरे पास बचे हैं। जानकी बाई अपनी लड़कियों पर बोझ बनती जा रही थी। उसका उठना बैठना दुश्वार था। उसके करीब सिर्फ एक मिर्ज़ा था जो उसकी खिदमत कर रहा था, उसकी दवा दारू का ख्याल कर रहा था। हालांकि वक्त ने उसकी हालत भी खराब कर दी थी। उसके भी जोड़ जोड़ में सख्त दर्द था। खुराक कम से कम होती जा रही थी, मगर वो फिर भी जानकी की खिदमत किए जा रहा था। जानकी पछतावे की आग में अंदर ही अंदर सुलग रही थी। आवाज़ भी जवाब दे गई थी, सिर्फ आंखें बोलती थीं। मिर्ज़ा को वो अपनी खिदमत करते देखती थी, जबकि उसकी लड़कियां उसके करीब नहीं आती थीं। वो तो उसके मरने का इंतज़ार कर रही थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। अब सिर्फ मिर्ज़ा जानकी के पास था। जानकी जिस्मानी और रूहानी दोनों तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रही थी। उसको अपनी जवानी का दौर याद आता था। उस अरूज के ज़माने में कभी उसने ऐसे भयानक ज़िवाल का ख्याल ना किया। हज़ारों दीवाने थे उसके, वो सब कहाँ गए? मगर फिर भी वो नसीबदार थी कि एक मिर्ज़ा खुद को मिटाकर उसके पास था। वो गुरूर से मिर्ज़ा को देखती। मिर्ज़ा उन आंखों का मतलब खूब समझता था। वो कहता, तुम क्यों फ़िक्र करती हो? मैं हूं ना, तुमको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी ज़िंदगी भर की मेहनत का ये सिला बहुत है कि तुमने मुझे अपने दिल में जगह दे दी। मेरी भी कुछ अहमियत हो गई। मेरी ज़िंदगी बेमसरफ नहीं रही। मैं खुश हूँ, तुम भी खुश हो जाओ कि आखिरी दौर में हम दोनों करीब हैं और शायद हमारी रूहें भी दूर नहीं होंगी। और फिर एक रात खामोशी से जानकी बाई मर गई। जानकी के मरने के बाद जहांगीर मिर्ज़ा कहाँ जिंदा रहते? वो तो शायद जानकी की खिदमत के लिए ही मौत को टाले हुए थे। 3 दिन के बाद उनको भी दफन कर दिया गया। जानकी की लड़कियों ने सुख का सांस लिया और पूरे घर की अच्छी तरह सफाई करवाई गई। जानकी के कमरे को ज़्यादा तवज्जो से धुलवाया गया। उसमें घर की बड़ी ने रिहाइश इख्तियार कर ली, मगर वो 2 दिन से ज़्यादा उसमें न रह सकी। किसी रात जानकी उसको नजर आई। वो डर कर कमरे से बाहर आ गई, फिर उस कमरे में ना गई। कुछ दिन गुजरे कि जहांगीर मिर्ज़ा अपनी नवाबी शान से हवेली में रात को नजर आने लगे। फिर जानकी कमरे से बाहर आ गई अपने अरूज के ज़माने की शान के साथ, और मुजरे के बड़े कमरे में उसका मुजरा होने लगा। और नवाब जहांगीर मिर्ज़ा गाँव तकिए पर अकेले देखते रहे। ये बात कब तक छुप सकती थी? उस डेरे की ये बात भी पोशीदा न रही। साजिंदे एक एक करके जाने लगे। कारोबार ठप हो गया। शौकीन दूर से गुजरने लगे और लड़कियां घर छोड़कर दूसरे शहरों में चली गईं। कोल्हापुर की जानकी बाई की मशहूर हवेली वीरान पड़ गई। पूरे बाजार में ये बात मशहूर थी कि जानकी बाई और नवाब जहांगीर मिर्ज़ा की आत्माएं हवेली में रहती हैं। उसके करीब भी कोई नहीं आता था। कुछ लोगों ने उनको भगाने को जतन किए ज़रूर, मगर कामयाब न हुए।
रात में खास कमरे में रोज़ मुजरा होता था। दूर से रोशनी नजर आती थी और जानकी बाई की पुरसोज आवाज़ में उसके गाने, गीत और नज़में अब भी रात के अंधेरे में लोग सुनते थे। बाहर का दरवाज़ा बंद था। लड़कियां डरकर जा चुकी थीं, मगर रात को कोठे पर महफिलें हो रही थीं। तमाशाई सिर्फ मिर्ज़ा था। ये बात पूरे शहर में मशहूर थी। बहुत मौके की जगह थी। कई लोगों ने इस पर कब्जा करने की कोशिश की, मगर जानकी और मिर्ज़ा ने उन सबको डराकर भगा दिया। जिंदगी में जानकी बाई बहुत मशहूर औरत थी। पूरा शहर उसको मानता था। उस पर उसके आशिक दौलत निछावर करते थे। कितनी अजीब बात है, वक्त ने जानकी बाई की शोहरत को और बढ़ा दिया। फ़र्क सिर्फ ये है कि पहले दीवानावार लोग जानकी की तरफ दौड़ते थे और आज उसका नाम सुनकर दूर भागते थे। दिन के वक्त उस हवेली में सन्नाटा रहता था। यूं तो रात के बाजारों में दिन सोते हैं और रातें जागती हैं, मगर उस गली में तो लोग गुजरते हुए घबराते थे। गोपी उस बाजार का मशहूर दलाल था। वो ना सिर्फ उस बाजार का, बल्कि उसका कारोबार बम्बई के बाजार में और कलकत्ता के बाजार में भी था। उसने बाकायदा डेरे बनाए हुए थे। पूरे हिंदुस्तान से लड़कियां वहां आती थीं, फिर उनके सौदे होते और वो दूसरे शहरों में फ़रोख्त की जाती थीं। गोपी के आदमी हर अड्डे पर मौजूद थे। वो गोपी की पहुंच से वाकिफ़ थे, इसलिए उससे डरते थे। गोपी हर सरकारी ऑफिसर की खिदमत करता था। एक से बढ़कर एक लड़की उनकी खिदमत में पेश करता और इसके साथ खर्च भी देता। उसकी बात को कौन टाल सकता था। उसका तरीकाकार बड़ा सादा और आसान था। वो कहता था सरकारी ऑफिसर और सांप का कोई भरोसा नहीं होता, कब डंक मार दे, इसलिए किसी एक पर भरोसा न करो। कोल्हापुर में भी उसका कारोबार था, मगर कोई ऐसा ठिकाना उसके पास नहीं था जहां पर वो माल स्टॉक कर सके। जानकी बाई के कोठे पर उसकी नज़र थी, मगर उसके बारे में इतनी कहानियां मशहूर थीं कि वो हाथ डालते डरता था। अगर मामला इंसानों से होता तो बात मुश्किल न थी, मगर मरे हुए लोगों से कौन लड़ेगा। किसी ने उसको मशवरा दिया कि किसी सियाने से राब्ता करे, वो उन रूहों को वहाँ से भगाए और फिर वो कोठा खरीदे। मगर गोपी एक काया आदमी था। वो जानता था कि अगर जानकी की दोनों लड़कियां अड़ गईं और कोई फ़रोख्त करने पर राज़ी ना हुई तो फिर एक नया चक्कर शुरू हो जाएगा। उसने पहले जानकी की बड़ी लड़की गुलाबो से राब्ता किया। वो दिल्ली में थी। गुलाबो ने कहा, अरे गोपी सेठ, मेरे लिए तो वो कोठा बेकार ही है, मगर मेरी बहन भी बराबर की मालिक है। तुम उससे बात कर लो। अगर वो राज़ी है तो मुझे भी इनकार ना होगा। वो तुमको आगरा के किनारी बाजार में मिलेगी। उसका नाम सुहागन है, बहुत मशहूर गाने वाली है, सब जानते हैं। गोपी आगरा सुहागन के पास पहुंचा और अपना मदवा बयान किया तो वो बोली, बात यह है कि वो मेरी माँ की निशानी है और मेरी माँ की आत्मा उसमें रहती है। वो जगह उसको इतनी पसंद थी कि मरने के बाद भी उसने उसको नहीं छोड़ा। अब बताओ मैं उसको किस तरह फ़रोख्त कर दूँ। मेरी माँ ने मुझे पाला पोसा, अपना हुनर दिया, आज मैं उसकी बदौलत हज़ारों कमाती हूँ। अब मैं इस काबिल हूँ कि उस जैसे 2-4 कोठे और ख़रीद लूँ, फिर फ़रोख्त क्यों करूँगी। आप कोई और जगह ढूंढने, मैं तो नहीं बेचूंगी। गोपीनाथ उसकी बात सुनकर बोला, देखो भाईजी, मानना कि आगरा में तुम्हारी बात है, बड़े बड़े लोग तुम्हारे कदरदान हैं, मगर तुमने मेरा नाम नहीं सुना। मैं भी तुम्हारी लाइन का आदमी हूँ। तुम्हारे और मेरे काम करने के अंदाज भी अलग अलग नहीं हैं। बम्बई और कलकत्ता में भी मेरे डेरे हैं। मैं शहरों फिरता हूँ और माल की खरीदारी करता हूँ। शायद तुम्हारे पास भी कभी मेरी कोई फ़रोख्त शुदा चीज़ हो। ज़रा गौर करो, वो जगह तुम्हारे लिए तो बेकार ही है और अब तो वो वीरान पड़ी है। लोग बताते हैं कि रात को नाच गाने की आवाज़ें आती हैं। उस कोठे को आसेब ज़दा करार दिया जा चुका है। उसके करीब से कोई नहीं गुजरता। कुछ दिन जाते हैं कि वो टूट फूट कर बराबर हो जाएगी। मैं अगर ख़रीद रहा हूँ तो ये भी कुछ कम खतरे की बात नहीं है। उन आत्माओं को पता नहीं भगा पाऊंगा कि नहीं। अगर ना भगा पाया तो मेरा सरमाया तो डूब ही जाएगा। सुहागन बोली, तो तुम फिर ये खतरे वाला काम ना करो, कोई और जगह तलाश करो। गोपी बोला, एक तो वो जगह बाजार में है, शौकीन सब उधर ही आते हैं। दूसरी मुझे चाहिए बड़ी जगह, क्योंकि मेरा काम सिर्फ गाना बजाना नहीं है। माल स्टॉक करने को भी कमरे और खुली जगह होनी चाहिए, इसलिए वो जगह मेरे लिए मुनासिब है। सुहागन ने जवाब दिया, तो फिर मेरी 2 शर्त हैं। एक तो ये कि सौदा होने के बाद तुम जानो और वो कोठा जाने, फिर पलट कर मेरे पास ना आना। आत्माएं जाएं ना जाएं, जो रकम अदा करोगे वापस नहीं मिलेगी। ये बात कागज़ पर लिखी जाएगी। गोपीनाथ बोला, ये शर्त मैंने मान ली, आगे बोलो। सुहागन ने कहा, तुम गुलाबों को जो चाहे कुछ दो, मगर मैं पूरे 10,000 लूँगी। गोपीनाथ ने दिल में कहा, बड़ी घाक मोलतोल कर रही है, मगर था वो भी इसी मैदान का खिलाड़ी। हंसकर बोला, अब इसकी में कानियत तो कुछ नहीं रही, बहुत मुरम्मत कराना होगी। उस पर पता नहीं कितना खर्च हो और फिर कोई सियाना मिले ना मिले, और अगर मिल भी गया तो पता नहीं कितने दिन में वो काम करे, और खर्च का भी ठिकाना नहीं कि कितना हो। ये अंधा सौदा है। हो सकता है मैं कामयाब हो जाऊं,
और ये भी हो सकता है कि मेरा रुपया डूब जाए, इसलिए मेरी पोजीशन पर नजर करो और मुनासिब दाम बताओ ताकि बात आगे बढ़े। सुहागन जानती थी कि ये 10,000 नहीं देगा, मगर उसने उसकी जरूरत के नुक्ता नजर को सामने रखते हुए 10,000 मांगे थे। बोली, तुम भी वही करोगे जो वहां होता रहा है। चलो, तुम उस उजड़े कोठे को आबाद करोगे, इसलिए 8,000 दे देना। गोपी बोला, अब ऐसा ना करो, मैं तो बड़ी जोखिम का काम कर रहा हूँ, इसलिए 5,000 दे सकता हूँ। और इस तरह दोनों दावपेच करते करते 6,000 पर टिक गए। जानकी बाई का कोठा गोपीनाथ ने खरीद लिया। दिन की रोशनी में वो 1-2 आदमियों के साथ पहली बार अंदर गया और ये देखकर हैरान रह गया कि उसके अंदाजे से ज़्यादा बड़ी जगह थी और सिर्फ रंग रोगन की ज़रूरत थी। कमरे बड़े थे और मुजरा हॉल बहुत बड़ा था। रिहायशी इलाका अलग था, उसका रास्ता भी अलग से था, मगर पूरे मकान पर नहुसत छाई हुई। कमरों में घुटन हो रही थी क्योंकि एक अरसे से बंद पड़े थे। वीरानी ने पूरे मकान को खौफनाक बना डाला था। दिन में भी खौफ आता था। पूरे बाजार को पता चल गया कि जानकी बाई का कोठा गोपीनाथ सेठ ने खरीद लिया है। अब गोपीनाथ को तलाश हुई किसी ऐसे आदमी की जो जानकी और मिर्जा की आत्माओं को इस मकान से भगा सके, और वो इस सिलसिले में हरिद्वार रवाना हुआ क्योंकि हरिद्वार का ही रहने वाला था और उसका बड़ा भाई केदारनाथ अभी तक वहीं था और एक बहुत बड़े मंदिर के जेरे साया जुआ खाना चलाता था। बज़ाहिर वो बड़ा नेक नाम और भगवान शिव का परिस्तार था, मगर उसका भी असल काम जुआ खिलाना और उसकी टाल वसूल करता था। इसके साथ साथ उसके दूसरे भी धंधे थे, मगर आम आदमी की नज़र में वो भगवान शिव का भगत था। वो गोपी के अचानक आने पर हैरान हुआ और बोला, अरे गोपी, क्या बात है, आज घर कैसे याद आ गया? भैया मैं कहीं पर रहूं, पर तुमको और भाभी को कब भूलता हूँ, ये तो मुझे पता है, पर आता जब है जब कुछ ज़रूरत होती है। केदारनाथ बोला, ज़रूरत के वक्त तो अपने ही याद आते हैं, बता क्या बात है? बात यह है भैया कि मैंने कोल्हापुर में कोठा खरीदा है। बहुत अच्छी मौके की जगह है और बाजार के दरमियान है। किसी ज़माने में उस शहर की मशहूर तवाइफ जानकी बाई बड़े क्रोफर से रहा करती थी और शहर के बड़े रईस और नवाब उसकी चौखट पर हाजिरी दिया करते थे। बड़े गुरों की औरत थी, किसी को घास नहीं डालती थी, बड़ी हसीन और नाच गाने की माहिर औरत थी, मगर वक्त ने उसके ये ठाट बाट छीन लिए और उसकी उम्र ढल गई और वो अपनी लड़कियों के रहमो करम पर हो गई। जवानी के उसके एक आशिक थे नवाब मिर्ज़ा। उनकी पूरी नवाबी जानकी के नखरों की नज़र हो गई और वो आखिरी वक्त में जानकी के दर पर नौकर बनकर पड़ गए। जानकी के सच्चे आशिक थे, आखिरी वक्त तक साथ रहे और दोनों मर गए। मरने के बाद उनकी आत्माएं उस कोठे पर मंडलाती नहीं और उसकी लड़कियां डर के मारे चली गईं और कोठा वीरान हो गया। रात के वक्त लोग बताते हैं कि उस कोठे पर से जानकी बाई के गाने की आवाज़ आती है और नवाब मिर्ज़ा को भी लोगों ने देखा है, जबकि दोनों अरसा हुआ मर चुके हैं। मैंने इस उम्मीद पर उस कोठे को खरीद लिया कि जगह मौके की है, धंधा भी हो सकता है और अच्छे दामों बिक भी सकती है, मगर पहले उन दोनों आत्माओं को वहाँ से भगाना होगा, फिर जाके वो जगह आबाद होगी दोबारा। केदारनाथ पूरी बात सुनकर बोला, इसके लिए तो किसी सियाने को तलाश करना होगा, मैं इसीलिए तो आया हूँ। हरिद्वार में तो बहुत हैं छूछक करने वाले, दूर के ढोल सुहाने हैं, अंदर सब पोल ही पोल है। केदारनाथ बोले, मगर भैया ये काम तो करना है, वरना मेरी रकम तो डूब जाएगी। इतनी आसानी से तो नहीं डूबने देंगे, तू फिक्र न कर, मैं कुछ करता हूँ। मेरे एक मित्र हैं बड़े हनुमान मंदिर के पुजारी, मैं उनसे बात करता हूँ। केदारनाथ ने जवाब दिया, तो भैया आज ही बात करो, मैं चलूँ तुम्हारे साथ? गोपी ने पूछा, ये तो और बढ़िया बात होगी, तू खुद ये सब कुछ उनको बता देना। और शाम को दोनों भाई हनुमान मंदिर के बड़े पुजारी रामकिशन के सामने बैठे थे। गोपी ने पूरी कहानी उनको सुना दी और फिर कहा, बस पुजारी जी, वो आत्माएं चली जाएं और वो कोठा दोबारा आबाद हो जाए, ये इच्छा है मेरी। पुजारी रामकिशन ने गर्दन हिलाई और बोले, बात यह है केदारनाथ, इस काम को वो कर सकता है जो फुर्सत में हो और यही काम करता हो। काली के मंदिर में काली का भगत है, उसका नाम चरण काली है, मेरा नाम बता देना, वो कर देगा ये काम। बड़ा माहिर कारीगर है और काली उसकी सहायता करती है। और दोनों काली के मंदिर को चल पड़े। चरण काली शक्लो सूरत से ही जादूगर नजर आता था, जिस्म पर गोश्त न था, चेहरा लंबूतरा सूखा हुआ और आंखें उल्लू की तरह गोल गोल, जिस्म पर सिर्फ एक लंगोटी और हाथ में एक टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी, उस लकड़ी पर लाल और पीला रंग किया हुआ। गोपी तो उसकी शक्ल देखकर ही डर गया। चरण काली पूरी बात सुनकर बोला, हो जाएगा, चिंता की बात नहीं, पर हमारी मांग पूरी करना होगी। केदारनाथ बोला, आपकी मांग तो बता दें। चरण काली ने काली के मंदिर की तरफ इशारा करके कहा, हम तो काली के भगत हैं, पहले इसको खुश करते हैं, एक काला बकरा इसके चरणों में भेंट करो। इसके बाद हमारी मांग ये है कि खर्च पानी के अलावा पूरे 1,000 दान करो और उस मकान पर ले जाओ।
हमारे जाते ही आत्माएं खुद ब खुद रफू चक्कर हो जाएंगी और फिर नहीं आएंगी। अगर ये मंजूर ना हो तो फिर हमारे पास दोबारा हरगिज ना आना। गोपी हाथ जोड़कर बोला, महाराज आपकी सब मांगे पूरी करूंगा, काम पक्का हो इसकी चिंता ना कर। हमने बड़ी बड़ी जिद्दी आत्माओं को लुटिया में बंद कर दिया है। और चरण काली को लेकर गोपीनाथ कोल्हापुर आ गया और दिन में उनको कोठे पर ले गया। चरण काली ने दरवाजे से अंदर आते ही काली का एक नारा मारा और बोला, बस तू जा, अब हमारी तो यहाँ गुजरेगी, जरा जानकी बाई का मुजरा हम भी तो देखें। गोपीनाथ के साथ 3 आदमी और थे। गोपी उनको लेकर वापस चला आया। उनके जाने के बाद चरण काली ने पूरे घर का चक्कर लगाया और एक निरंजन का नारा लगाकर मुजरे वाले कमरे में आसन लगाकर बैठ गया और लकड़ी के सहारे दाएं हाथ को लगाकर आंखें बंद कर लीं और किसी जाप का विर्द करने लगा। शाम हुई और फिर रात हो गई। पूरा घर अंधेरे की चादर में लिपट गया। झींगरों की आवाजें आने लगीं और वीरान कमरों में खौफनाक सन्नाटा छा गया। रात के ठीक 12 बजे हॉल कमरे में रोशनी हो गई और फिर चरण काली जमीन से उठकर छत पर लटक गया। उसकी गर्दन में एक फंदा पड़ा था और ऐसा लगता था जैसे उसको बड़े तरीका पर छत की लकड़ी में लटकाकर फांसी दी गई है। उस रात जानकी बाई के गाने की आवाज न आई, सिर्फ चंद मिनट रोशनी जरूर देखी गई। 10 बजे दिन में गोपी 2-3 आदमियों के साथ घर के अंदर आ गया तो उनको चरण काली छत से लटका हुआ मिल गया और उसने फौरन पुलिस को इतला कर दी और पूरा वाकया बयान कर दिया। बात थाना कचहरी तक गई जरूर, मगर चूंकि उस कोठे के मुतालिक सब जानते थे इसलिए बात दाखिले दफ्तर हो गई। इस वाकये के बाद उस कोठे के मुतालिक और ज़्यादा हैबत हो गई। गोपी खुद परेशान हुआ, अब क्या करे। कई और से उसने मशवरा किया मगर कोई ऐसा ना मिला कि जानकी बाई और मिर्ज़ा की आत्माओं को उस घर से बेदखल करे। केदारनाथ ने भी कोशिश की मगर नाकाम हुआ तो बोला, गोपी तेरी रकम तो समझ ले डूब गई, अब और रकम उस पर मत लगा और सब्र कर ले। भैया ऐसा ही लगता है, पर मैं हूँ ज़रा ज़िद्दी आदमी, इतनी आसानी से हार तो नहीं मानूंगा। गोपी बोला, ये तो मुझे खबर है कि तू ज़िद्दी है, पर अब तू बच्चा नहीं है कि तेरी जिद बापू पूरा कर देंगे। अब तो खुद ये देखना होगा कि किस काम में फ़ायदा है और किस में नुकसान है। भैया अब बात है मेरी जिद की, मैं इस कोठे को आबाद करके ही छोड़ूंगा, चाहे मुझे कितना ही खर्च करना पड़े। गोपी ने जवाब दिया, मेरी मान तो इस ख्याल को दिल से निकाल दे, तेरा इसमें ही फ़ायदा है, क्योंकि तू देख रहा है कि कोई इस काम में हाथ नहीं डाल रहा। चरण काली जैसा आदमी चूहे की तरह मारा गया, किसी ने उसकी आवाज़ तक नहीं सुनी, जबकि काली के मंदिर के लोग बताते हैं कि काली देवी का हाथ उस पर था और वो उसका सेवक भी था। अच्छा, अब मैं दिल्ली जा रहा हूँ, बड़ा शहर है, वहाँ ज़रूर ऐसा कोई मिल जाएगा जो ये काम कर दे। और गोपीनाथ दिल्ली आ गया। यहाँ पर भी उसके आदमी थे। उसने उनसे मशवरा किया तो बासदेव शर्मा ने कहा, आदमी तो है गुरु, अगर काम करने पर राजी हो जाए। गोपी बोला, ना मानने की क्या वजह हो सकती है। बासदेव शर्मा बोला, बहुत सी हो सकती हैं गुरु, कुछ बताएगा भी कि गोल गोल बात करेगा। मसलन ये कि वो किसी गलत काम में हाथ नहीं डालता और किसी गैर कानूनी काम का सुनकर बात नहीं करेगा। और उस्ताद बुरा ना माना, हमारा तुम्हारा काम तो सारा ही गलत है और तुम उस मकान को कोठा बनाओगे, वो शायद यही एतराज़ कर दे कि तुम कोठा ना बनाओ। बासदेव बोला, कैसा आदमी है, अरे उसकी क्या गर्ज कि मैं उसमें क्या करूं। वो काम करेगा और अपना मुआवजा वसूल करेगा, मैं उसको जो कहे दे दूंगा। तो फिर ऐसा करो, कल सवेरे उसके दवाखाने पर चलते हैं, तुम खुद बात कर लो। बासदेव बोला, दवाखाने पर? मैं कोई बीमार हूँ कि दवाखाने ले जा रहा है। गोपी बोला, वो आदमी वहीं पर मिलता है, वो हकीम भी है। बासदेव बोला, अच्छा, अब हकीम भी ये काम करने लगे। गोपी हैरत से बोला, दूसरे दिन वो हकीम वकार के सामने मौजूद थे। रोलुका भी हकीम कामिल के रूप में उनके सामने मौजूद था। रोलुका ने कहा, आप पूरी बात बताएं, हमारा काम करने का तरीका ये है कि आप अपनी मुश्किल पूरी ईमानदारी से बयान करें, उसमें अगर आपकी कमजोरियां भी हों, गलतियां भी हों तो बयान करें। इसके बाद हम फैसला करते हैं कि काम होगा कि नहीं। अगर आप गलत बयानी से काम लेंगे तो आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है, ये बात गौर से सुन लें। गोपी ने ऐसी अजीब बात पहले नहीं सुनी थी। बोला, अच्छा जी, मैं बतलाए देता हूँ। और उसने मकान खरीदने से लेकर चरण काली के मरने तक पूरी बात बता दी। रोलका ने पूछा, अब ये बताएं वो मकान किस घर से आपने खरीदा है। बात यह है कि मेरा धंधा ही ये है कि शहर शहर नाच गाने के अड्डे बनाता हूँ। आप ये बताएं क्या लेंगे, मैं आपकी पूरी फीस अदा करूँगा, इसकी आप फिक्र न करें। रोलका बोला, तुम गलत जगह आ गए हो, हिंदुस्तान में इस किस्म का काम करने वाले और बहुत आपको मिल जाएंगे, आप उनके पास जाएं। हमारे पास ये काम नहीं होगा। आपको इसे क्या कि मैं उस मकान को किस मसरफ में लाऊंगा। गोपी बोला, गर्ज तो है, आप उस मकान को एक गलत काम के लिए हासिल करना चाहते हैं। हम आपके इस गलत काम को जारी रखने के लिए मुआवनत नहीं करेंगे, इसलिए कि हम किसी लालच या रुपया कमाने को ये काम नहीं करते।
ना हम तुमसे कुछ तलब कर रही हैं। रोलुका ने तलखी से जवाब दिया। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं उस मकान को अड्डा नहीं बनाऊंगा, गैर कानूनी काम उसमें नहीं करूंगा, तो फिर आप क्या जवाब दोगे? तो फिर हम उन आत्माओं को वहां से भगा देंगे। मगर आप एक बात याद रखें कि आपको अपने वादे का पास करना होगा और कभी भी कोई ऐसा काम वहां नहीं होगा। और अगर आपने अपना वादा तोड़ा तो नुकसान के जिम्मेदार आप होंगे। ठीक है हकीम साहिब, आप मेरा काम कर दें, मैं कोई गलत काम वहां नहीं करूंगा, गोपी बोला। रोलुका ने कहा, ठीक है, तुम लोग कोल्हापुर जाओ, मैं आ जाऊंगा। गोपी और बासदेव के जाने के बाद हकीम वकार बोले, ये तुमने गलत काम करने वाला केस क्यों ले लिया? मुझे ये मानने वाला आदमी नजर नहीं आता। आपका ख्याल दुरुस्त है, ये मकान हासिल करने को वादा कर गया है, मगर उसके दिल में यही ख्याल है कि मकान मिल जाए फिर देखा जाएगा। मगर वो अपने इरादे में कामयाब होगा नहीं तो तुम जानते हो कि वो बाज नहीं आएगा। हकीम साहब बोले, बात यह है कि किसी आबादी वाली जगह में कोई मकान अगर ऐसा आसेब ज़दा हो तो उससे मखलूक खुदा को खौफ रहता है और लोग उससे मुतासिर होते हैं। मैं हरगिज़ ये नहीं चाहूँगा कि मखलूक खुदा किसी खौफ में मुब्तला रहे। उन रूहों का वहाँ रहना जिंदा इंसानों के लिए किसी तरह मुनासिब बात नहीं है। और इसके बाद उस सियाहकार शख्स का मामला है तो वो सिर्फ एक झटके में बाज आ जाएगा। गोपी के वापस आने के बाद बासदेव ने गोपी को कहा, गुरु आपने कैसा वादा कर लिया? हमारा तो धंधा ही ऐसा है कि दुनिया वाले पसंद नहीं करते, क्या आप धंधा बंद करोगे? गोपी मुस्कुराकर बोला, तुम भी अहमक आदमी हो, हर वादा वफा करने को तो नहीं किया जाता। अरे बेवकूफ़, पहले काम हो जाए फिर कैसा वादा? मेरा नाम गोपीनाथ है, घाट घाट का पानी पी रखा है मैंने, शहर शहर फिरता हूँ, भांत भांत के आदमी देखे हैं। ये हकीम दिल्ली में रहता है, रोज़ कोल्हापुर तो नहीं आएगा कि देखे कि मकान में क्या हो रहा है। अभी मेरा हाथ चोल में फंसा हुआ है, निकल जाए फिर पूछूंगा 100 में कितनी बीसी होती है। वाह गुरु, खूब कही और समझ में भी आती है। उनके दिल्ली से वापस आने के 2 रोज़ के बाद रोलुका कोल्हापुर आ गया, मगर वो गोपी से नहीं मिला और सीधा जानकी बाई के कोठी की तरफ चला गया और सारे दिन उस बदनाम बाजार में फिरता रहा। वहाँ पर पता चला कि जानकी बाई और उसके आशिक नवाब की आवाज़ लोगों ने सुनी है और एक औरत ने बताया कि उसने अक्सर रात के वक्त जानकी और उसके आशिक नवाब मिर्ज़ा को देखा है। दोनों अपनी जवानी के दौर के नज़र आते थे। जानकी बाई अपने दौर के मशहूर गीत गाती नजर आती थी और मुजरे वाला कमरा रोशन नजर आता था। गोपीनाथ की बात जहाँ तक दुरुस्त थी, लोग उस कोठे से ठीक दूर रहते थे। दिन के वक्त एक दफ़ा रोलुका मकान के अंदर भी चला गया। मकान में गंदगी थी, काट कबाड़ भरा था, वीरानी थी और कमरों में चमगादड़ें भरी थी। दरो दीवार पर वहशत बरस रही थी, मगर इसके बावजूद भी मकान की हालत ख़राब न थी। हाँ, कहीं कहीं पर मुरम्मत तलब ज़रूर था और रंग रोगन उड़ चुका था और उस बाज़ार के क्लब में था जो धंधा यहाँ होता था उसके लिए ये मुनासिब तरीन जगह थी। 3 दिन तक हालात का पूरी तरह अंदाज़ा करने के बाद रात को खामोशी से वो मकान के अंदर चला गया। पूरा मकान अंधेरे में डूबा हुआ था। चमगादड़ें हर कमरे दालान में उड़ रही थी और झींगरों की आवाज़ें आ रही थीं। अतराफ के कोठे से किसी गाने वाली की आवाज़ आ जाती थी। उसको पता था कि रात को महफिल किस कमरे में जमती है। वो मुजरे के कमरे में नहीं गया और रात 12 बजे का इंतज़ार करता रहा। रात 12 बजे उसने देखा कि मुजरा हॉल रोशन हो गया और साजिंदों की आवाज़ें आने लगी और फिर जानकी की प्यार भरी आवाज़ सुनाई दी, नवाब साहब अब आ जाइए और इंतज़ार न कराइए, देखिए सब आ गए हैं। फिर नवाब मिर्ज़ा की आवाज़ आई, आ रहा हूँ, आप उस्ताद से कहें वही कल वाली गज़ल होगी। और फिर हॉल कमरे से बड़ी सुरीली आवाज़ उभरी। ये आवाज़ जानकी बाई की थी। वो बड़ी महारत से गज़ल गा रही थी और साजिंदे उसका साथ दे रहे थे। मिर्ज़ा की आवाज़ बार बार आ रही थी और वो वाह वाह कर रहे थे। रात के सन्नाटे में ये गज़ल और मज़ा दे रही थी। जानकी बाई की आवाज़ और फन्ने गायकी की महारत सुनने वाले को बेखुद किए दे रही थी। रोलुका ने पूरी गज़ल कमरे के बाहर खड़े होकर सुनी और वो दाद दिए बिना न रहा और कमरे के अंदर चला गया और बाआवाज़े बुलंद जानकी बाई से बोला, तुम वाकई एक लाजवाब फनकारा हो, बहुत खूब तुमने गज़ल गाई। अगर गज़ल के शायर जिंदा सुनते तो वो भी तुमको ज़रूर दाद देते। उसके आखिरी जुमले के साथ ही जानकी खड़ी हो गई और उसका शफाफ बदन हवा में लहराने लगा और उसका नाचने का लिबास हवा में उड़ने लगा। हालांकि वहाँ पर हवा का गुजर न था। नवाब मिर्ज़ा की कहर आलूद आवाज़ आई, ये कौन बेअदब है, इस तरह किसी की खलवत में आ गया है। जानकी बाई ने कहा, ए बेअदब, तू कौन है? तुझे अपनी ज़िंदगी अजीज़ नहीं? तू नहीं जानता कि मैं जानकी हूँ जो ज़िंदगी में बड़े बड़ों को मुंह नहीं लगाती थी। रोलुका ने इत्मीनान से जवाब दिया, ए गुनाहगार औरत, तूने ज़िंदगी गुनाह आलूद गुजारी, ज़िंदगी भर रिज़्क़े हराम से अपने पेट का दोज़ख भरा
जिंदगी भर लोगों के दिलों को दुखाया, उनको तड़पाया और खुद सुकून पाती रही। लोगों की दौलत लूटती रही और फिर भी उनके साथ बेइतनाई बरतती रही। तुझे अंदाज़ा है कि तुझे कभी न कभी अपने पैदा करने वाले के पास जाना होगा। ये दुनिया दायमी ठिकाना नहीं है, जाना तो पड़ेगा। किस मुंह से जाएगी? क्या जवाब देगी? कौन तेरी सिफारिश करेगा? कौन सा तेरा काम तेरे और पैदा करने वाले के दरमियान तेरा बचाव करेगा? ये तेरा कोठा रहेगा ना ये दुनिया। उस वक्त क्या होगा? और तू कि तुझे अल्लाह ने नवाजा था। रोलुका नवाब से मुखातिब हुआ। तुझे दौलत दी, इक़्तिदार दिया और एक औरत दी जो कि तेरी बीवी थी, तेरी खिदमतगार थी। तूने उसको क्या दिया? तूने अल्लाह की दी हुई दौलत से किसी ज़रूरतमंद की क्या मदद की? तूने खुद अपनी ज़ात की खुशी की खातिर वो सारी दौलत एक ऐसी औरत पर लुटा दी जो ज़िंदगी भर तुझे बेवकूफ़ बनाती रही। तेरी दुनिया उसने ख़राब कर दी और तुझे जलील करती रही। अरे बेवकूफ़, तूने ज़िंदगी भर उसकी तिजोरी भरी और वो वफ़ादार ना हुई तो अब क्या होगी? फिर रोलुका ज़ोर से बोला, रुक जा, जाती कहाँ है? मेरी बात ख़त्म नहीं हुई। मैं कोई जादूगर या बहरूपिया नहीं हूँ कि तू मुझे जुल देकर भाग जाए। इस घर के चारों तरफ रूह के शिकारी मौजूद हैं। तुझे उस अजियत में मुब्तला कर देंगे कि तू ऊपर जाने को तरसेगी। तेरी सारी अदाएं और फनकारी उनको मुतासिर नहीं करेगी। तेरा वक्त ख़त्म हुआ, तू मर गई। फिर ज़मीन से अपना रिश्ता ख़त्म कर। तेरा कुछ यहाँ पर नहीं है। जानकी की खौफ में डूबी आवाज़ आई, मेरी ज़िंदगी भर की कमाई इस मकान में दफन है। मैं इसको कैसे छोड़ दूँ? इसकी खातिर तो मैं अब तक हूँ, वो मैंने अपनी लड़कियों तक को नहीं दी। रोलुका बोला, यूं बोल कि नवाब मिर्ज़ा की जागीर इस मकान में दफन है और तू उस पर पहरा दे रही है। मगर ये तो बता, वो तेरे किस काम की है? तू उसका क्या करेगी? दुनिया की दौलत जिंदा इंसानों के काम आती है। तेरा हक उस पर मरने के बाद नहीं रहा। तेरा खाम ख्याल है कि वो तेरी है। मुझे बता कि वो किस मुकाम पर है, ताकि उसको किसी नेक मकसद से इस्तेमाल किया जाए। शायद कि तेरे उस नेक कदम से तेरे लिए कुछ गुंजाइश निकल आए, क्योंकि तेरे अमाल तो इस काबिल नहीं हैं। नवाब मिर्ज़ा की आवाज़ आई, बता दे जानकी, यह शख्स हमारा हमदर्द मालूम होता है। जानकी की आवाज़ आई, जीने के नीचे एक और जीना है और वहाँ एक कमरा है, उसमें है। रोलुका बोला, तूने बड़ी अक्लमंदी की। शायद तेरी ज़िंदगी का ये पहला नेक कदम है। अब तू अपने रब की तरफ परवाज़ कर जा, तुझे कोई नहीं रोकेगा। पहरा ख़त्म हुआ और मिर्ज़ा तू भी अब जा। तेरी महबूबा चली गई, अब तेरा यहाँ रहने का कोई जवाज़ नहीं है। तुमने दुरुस्त कहा मेरे हमदर्द, मैं भी जाता हूँ। और हर तरफ खामोशी छा गई और रोलुका वापस हुआ। सवेरे वो गोपी के सामने था। गोपी के अड्डे के सब नामी ग्रामी बदमाश उसके इर्द गिर्द थे। गोपी रोलुका को देखकर बोला, आओ हकीम साहिब, बोलो कब से काम कर रहे हो? रोलुका ने उन तमाम लोगों पर नज़र डाली और कहा, तुम इन सबको रुखसत कर दो, फिर बात करो। पर्दे की बात इस तरह नहीं की जाती। गोपीनाथ बोला, ये सब अपने ही हैं, इनसे क्या पर्दा, आप बात करें। रोलुका बोला, तुम गलत अंदाज में सोचते हो। ये सब रुपए के गुलाम हैं, तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। सबके चेहरे बिगड़ गए। एक गरज कर बोला, अरे तू कौन है? हम जान निछावर करने वाले लोग हैं, ज़रा ज़ुबान संभाल कर बात करना। रोलुका बोला, तुम वो हो जो गोपी के नाम पर उन औरतों से वसूल करते हो जो गोपी की खरीदी हुई होती हैं, और उस रकम में से आधी गोपी को देते हो और आधी खुद रखते हो। वो चीख कर बोला, तुम झूठे हो, मैं पूरी रकम देता हूँ। तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है? इसका सबूत गोपी खुद हासिल करेगा। कल तुमने रकम वसूल की है जो कि 2500 बनती है और तुमने सिर्फ 1000 गोपी को बताई है। गोपी उन औरतों से पता करेगा और मीज़ान लगाएगा। अब गोपी के कान खड़े हुए, बोला, तुमको ये बात किस तरह पता चली? तुम्हारे आदमियों में मेरे जासूस हैं। मैं कई रोज़ से कोल्हापुर में हूँ और तुम्हारी निगरानी कर रहा हूँ। मुझे हर एक के बारे में पता चल चुका है। गोपी बोला, मैं इस बात को नहीं मानता। तुम ये बताओ, तुमको किसने ये सब कुछ बताया है? रोलुका ने जवाब दिया, मेरे जानने के ज़राए इस नौयत के हैं कि तुम नहीं समझ सकते। तुम मेरी बात को सच मान लो और अगर ना मानो तो अपने तौर पर तहकीकात करो। गोपी बोला, वो तो मैं करूँगा, मगर ये जानना भी ज़रूरी है कि काली भेड़ कौन है। तुम उस भेड़ तक नहीं जा पाओगे। रोलुका ने जवाब दिया, अब ये बताओ काम कब शुरू कर रहे हो? रोलुका ने कहा, अपने आदमियों को बाहर करो और फिर बात करो। गोपी चंद मिनट खामोश रहा और फिर उसने सबको बाहर जाने का इशारा किया और सब बाहर चले गए। उनके जाने के बाद रोलुका बोला, गोपी, इंसान जब पैदा होता है तो वो पवित्र होता है, मगर उम्र के बढ़ने के साथ साथ एमालनामे के कागज़ पर उसके बारे में रिपोर्ट दर्ज होना शुरू हो जाती है। अगर वो अच्छे काम करता है तो अच्छी रिपोर्ट, और अगर बुरे करता है तो बुरी रिपोर्ट। उसका तहरीर करने वाला ज़रा सी गलती नहीं करता। मरने के बाद वो रिपोर्ट उसके रूबरू आ जाती है जो इस जहान का मालिक व मुख्तार है।
तुम उसको भगवान कहो, ईश्वर कहो, खुदा कहो, गुरु कहो, उसके बहुत नाम हैं। उसको बहुत तरीकों पर माना जाता है, मगर हर रास्ता उसकी तरफ ही जाता है। कोई सीधा और आसान रास्ता इख्तियार करता है, कोई दुश्वार, सब वहीं पर जाते हैं। ये इंसान की अपनी समझ पर है कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करे। इसके लिए मोहलत दी गई है। रास्ता दिखाने वाले भी मौजूद हैं, मगर वो उनसे रुजू नहीं करता। जो करता है फ़ायदे में रहता है। गोपी बोला, हकीम साहब, आपकी बात समझ में तो आती है, मगर मेरे केस से इसका क्या ताल्लुक है, ये समझ में नहीं आया। रोलका बोला, ज़रा गौर करो, ताल्लुक तो बनता है। मैं जानता हूँ कि तुम उस मकान का क्या मसरफ करोगे, और इसलिए करोगे कि तुम उसके ज़रिए अपने घिनौने कारोबार को वुसअत दो और दौलत कमाओ। दौलत किसी के काम आने वाली चीज़ नहीं है। ज़िंदगी में दौलत की तलब बढ़ती जाती है, जितनी भी आ जाए, मगर तलब फिर भी रहती है, और वह सब दौलत मरने के बाद दुनिया में रह जाती है। और फिर वही दौलत आत्मा को ऊपर जाने से रोकती है, और आत्मा ज़मीन पर रुक जाती है। आत्मा ज़मीन पर हो तो तुम जानते हो कितनी अजियत में रहती है। उन भटकती हुई आत्माओं को काली शक्ति के माहिरीन अपना गुलाम बना लेती हैं और उनसे अपने घिनौने काम करवाती हैं। नरक का ईंधन तो वो पहले ही होती हैं, उस पर एक और नई आफत आ जाती है, जिस तरह जानकी बाई के साथ हुआ। गोपीनाथ ने जवाब दिया, उसके साथ क्या हुआ था? रोलका ने जवाब दिया, जानकी बाई नवाब मिर्ज़ा की पूरी जागीर खा गई, और नवाब मिर्ज़ा उसका आशिक फिर भी उसको छोड़ने पर राजी ना हुआ। उसके पास जलील होता रहा, उसकी झिड़कियां बर्दाश्त करता रहा। जानकी ने उस जागीर की दौलत उस मकान में दफन कर दी। वो दौलत उसी मकान में दफन है। फिर भला वो उसको छोड़कर कहाँ जाने वाली थी? और नवाब मिर्ज़ा तो उसका आशिक, वो भी उसके साथ रहा और उस मकान को रात में आबाद रखा। मखलूक खुदा को डरो खौफ में मुब्तला कर दिया, और तुमने दौलत के लालच में, हालांकि तुमको पता नहीं कि नवाब की दौलत उस मकान में है, उस मकान को खरीद लिया। वो दौलत किस मुकाम पर है, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। गोपीनाथ ने रोलका की बातें हैरत से सुनी और बोला, हकीम साहब, आपने तो बहुत सी नई बातें उस मकान के बारे में बतला दी। आपको किस तरह पता चला? तुमने फिर वही सवाल कर दिया। मेरे पास अपने ज़राए हैं, अपना तरीका है। एक और नई बात तुमको बताता हूँ। नवाब मिर्ज़ा की जो दौलत जानकी बाई ने अपनी चालाकियों से हासिल की थी, वो उसके किसी काम न आई और ना उसकी औलाद को मिली। वो दौलत नवाब मिर्ज़ा की सिर्फ इतनी काम आई कि उन्होंने जानकी के साथ कुछ रोज़ ऐश कर लिए और जानकी की तवज्जो अपनी तरफ कर ली। मेरा ख्याल है शायद वो दौलत नवाब मिर्ज़ा के आबा अजदाद ने किसी का दिल दुखाकर या किसी गलत तरीके पर हासिल की थी। ये मेरा ख्याल है, गलत भी हो सकता है। इंसान के काम सिर्फ वो रुपया आता है जो जायज़ तरीके पर हासिल किया जाए। हराम की दौलत सांप की मानिंद होती है। हकीम साहब, आप बड़ी हैबतनाक बातें कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, वो आत्माएं कब जाएंगी? रोलका ने जवाब दिया, वो दोनों तो जा चुकी हैं। अब इस वक्त मकान साफ है, कोई डर नहीं, मगर एक दुनिया की खतरनाक चीज़ मौजूद है। गोपी बोला, वो क्या है? रोलका ने कहा, वो है नवाब मिर्ज़ा की दौलत। तो फिर उसका क्या करें? इसका आसान हल है, और वही तुमको भी करना है। अगर ना करोगे तो चंद दिन में तुम्हारी हवा निकल जाएगी, तुम्हारे सारे धंधे खत्म हो जाएंगे। बम्बई और कलकत्ता और कोल्हापुर के तमाम साथी सब हवा हो जाएंगे। रोलका ने कहा। गोपीनाथ डरकर बोला, आसान हल तो बताएं। वो आसान हल ये है कि तुम इन सब कामों को छोड़ दो जो अब तक करते रहे हो। तुम खुद महसूस करोगे कि तुम कितने सुकून में हो। तुम्हारा दिल सुकून महसूस करेगा। तुम अपना घर बसाओगे जहाँ पर तुम्हारे प्यारे प्यारे बच्चे होंगे, मोहब्बत करने वाली बीवी होगी। तुम अपना जायज़ काम करके जब घर आओगे तो वो तुमको देखकर मुस्कुराएगी और तुम्हारी दिन भर की थकन उसकी ये मुस्कुराहट उतार देगी। यही ज़िंदगी है। आपने हकीम साहिब मुझे कितना सुंदर सपना दिखाया है, काश ऐसा हो जाए। गोपीनाथ बोला, यह मुश्किल नहीं है, सिर्फ तुम्हारी तौबा की ज़रूरत है। ख़त्म कर दो सारे धंधे और अपनी हराम की दौलत उन्हीं लोगों को दे दो जिनके ज़रिए तुमने कमाई है। अपने पुराने अड्डों से रिश्ता ख़त्म कर दो और अपने मन को शांति दो। शायद कुछ वक्ती परेशानियां तुमको हों, मगर कुछ नहीं होगा। तुम्हारी मदद तुम्हारी तौबा करेगी और तुम तमाम मुश्किलात से जीत जाओगे। तुम नेकी की तरफ कदम बढ़ाओगे तो नेकी भी तुम्हारी तरफ आएगी। रोलका ने जवाब दिया, आप बताएं मैं क्या करूं? गोपीनाथ ने पूछा। तुम अपने सब आदमियों को बुलाकर उनको खुद से अलग कर दो और उनका हिसाब कर दो। वो सब तुम्हारी बात मान लेंगे। हकीम साहब, मेरे दिल में आपकी बात बैठ गई है। मैं वही करूँगा जो आपने कहा है। अगर मेरी जान भी इस राह में काम आ जाए तो भी। मैं अंधेरे में सफ़र कर रहा था, अब रोशनी की किरण नज़र आ रही है। मैं उस किरण तक जाऊँगा। दूसरे ही दिन गोपी ने कोल्हापुर के तमाम कारिंदों को बुलाकर ऐलान कर दिया कि वो अब इस कारोबार को बंद करता है और जो कुछ सरमाया है वो तुमको इख्तियार है कि जिस तरह चाहो आपस में तकसीम कर लो।
मेरा हिस्सा भी तुम रख लो। गोपी हैरान रह गया कि उसके किसी आदमी ने एतराज़ नहीं किया। रोलका के कारिंदे उनके सरों पर थे। इस तरह उसने सब अड्डे बंद कर दिए और गैर कानूनी और हराम काम सब छोड़ दिए। वो मकान अब भी बंद था। हर काम रोलका की मर्जी से हो गया। तो रोलका ने कहा, देखा तुमने कितनी आसानी से ये सब कर लिया। तुमने कदम नेकी की तरफ बढ़ाया है और आगे जाना है, इसलिए आओ मेरे साथ। वो नवाब मिर्ज़ा की दौलत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। तुम उसके मालिक हो। वो मकान तुम्हारा है, मगर उस दौलत से नेक काम करना, फलाही इदारे बनाना, गरीबों के लिए स्कूल बनाना और इस किस्म के काम करना। तुम देखोगे कि तुम कितने सुकून में रहते हो। रोशनी की किरण तुम तक खुद आ जाएगी। और गोपीनाथ की काया पलट गई। आज गोपीनाथ कोल्हापुर का बहुत बड़ा आदमी है। हर शख्स उसका नाम इज्जत से लेता है। पूरी रुदात सुनने के बाद हकीम वकार बोले, तुमने नवाब की दौलत की खौफनाक कहानी क्यों सुनाई? रोलका मुस्कुराकर बोला, इसलिए कि गोपी उसके लालच में ना आ जाए। इसका मतलब हुआ गोपीनाथ तो आसानी से तुम्हारी बात समझ गया था। हकीम वकार ने कहा, बुरे आदमी के अंदर भी नेकी तो होती है। ये दूसरी बात है कि उसके माहौल ने या हालात ने उसको गलत राह पर डाला हुआ होता है और वो उस पर चलता रहता है। उसकी उस नेकी को उभारने और बाहर लाने की ज़रूरत होती है। मैंने कोशिश की और वो समझ गया। मतब में हकीम वकार और रोलका के सामने एक शख्स बैठा था। वो नहायत तंदुरुस्त आदमी था। हकीम वकार के सवाल पर उसने अपना तारुफ करवा दिया। मेरा नाम जोगिंदर सिंह है जी, और पंजाब में एक कदीम शहर भटिंडा है। उसके अतराफ में कई देहात हैं। ज़मीन जरखेज़ है और लोग मेहनती हैं। घोड़े वाली एक देहात में सरदार सोरन सिंह का मकान है। ये मकान उनके दादा के ज़माने का है। बहुत बड़ा खुला खुला रिहायशी जगह है। सोरन सिंह अपने बाप की इकलौती औलाद थे। उनके बाप भी इकलौते थे, मगर सरदार सोरन सिंह के 4 लड़के थे। बच्चे छोटे थे और जंग का ज़माना था। गांव-गांव भर्ती हो रही थी और नौजवानों को फ़ौज में भर्ती किया जा रहा था। उस ज़माने के लिहाज से खाना कपड़े के अलावा तनख्वाह भी माकूल थी। सोरन सिंह अकेला बंदा था। उसने बीवी से मशवरा किया, पता नहीं आगे हालात कैसे हों। थोड़ी ज़मीन हमको रोटी नहीं दे रही। आगे 4 बच्चे हैं, क्यों ना कुछ उनके लिए कमा लिया जाए। सरकारी नौकरी है। बीवी राज़ी हो गई और सरदार सोरन सिंह फ़ौज में भर्ती हो गया और बर्मा चला गया। सोरन सिंह की बीवी बड़ी होशियार औरत थी और उसका बाप निहायत ईमानदार आदमी था। वो कहता, मैं तेरी और बच्चों की देखभाल को देता हूँ, मगर हूँ तो तेरा बाप। बेटी का खाऊंगा नहीं बल्कि खिला दूंगा। उस ज़माने के बुज़ुर्ग ऐसे ही हुआ करते थे। सोरन सिंह 3 महीने 4 महीने के बाद रकम भेजता था और वो रकम पूरे 100 रुपये हुआ करती थी। उस ज़माने में हज़ारों लोगों ने 100 रुपये का नोट नहीं देखा था। लोग दूर दूर से उसके दीदार को आते थे। बीवी जानती थी कि ये खर्च वो कहाँ करेगी, लिहाजा उसने बाप से मशवरा करके ज़मीन खरीदना शुरू कर दी। जंग का ज़माना था। हर तरफ अफरा तफरी थी। पैदावार हो नहीं रही थी। ज़मीनें वीरान पड़ी थीं। मेहनत करने वाले लड़ाई पर जा चुके थे। निहायत कम कीमत पर कुलदीप कौर ने ज़मीन खरीदना शुरू कर दी और सोरन के नाम पर चढ़ाती गई। सोरन सिंह बहादुरी से मैदान जंग में डटा हुआ था और बीवी उसकी कमाई से उसकी बुनियादों को मजबूत कर रही थी। फिर उसने एक बहुत बड़ा प्लॉट खरीद कर 4 मकानात बनवाए। जगह बड़ी थी। हर बेटे के लिए अलग अलग हर चीज़ रखी ताकि उनमें आपस में झगड़ा ना हो। आखिर बच्चों को बड़े तो होना था। उनकी शादी ब्याह भी करनी थी और आबाद भी करना था। हर बेटे का मकान एक जैसा बनाया गया। बराबर जगह रखी गई। कुलदीप कौर बड़ी होशियार औरत थी। आने वाले वक्त को समझ रही थी। सोरन सिंह वापिस आ गया, मगर एक टांग मैदान जंग में छोड़ाया था। अंग्रेज सरकार ने बहादुरी के बदले उसको उसके इलाके में बहुत बड़ी ज़मीन और मेडल भी दिया। सोरन सिंह बड़ी इज्जत और एहतराम से घर आ गया। घर आकर पता चला कि कुलदीप कौर ने कमाल कर दिया है और गांव भर की ज़मीन खरीद ली है। सरदार ने 100 एकड़ ज़मीन दी थी। फौजी सरदार सोरन सिंह पूरे जिम्मेदार बन गए। ज़मीन जो बंजर थी हरी हो गई। सोरन सिंह की ज़मीन ने सोना उगलती थी और उस सोने में उन किसानों का हिस्सा होता था जो उन पर मेहनत करता था। सोरन सिंह किसान को उसका पूरा हिस्सा दिया करता था। सोरन सिंह को पिंड के हर घर के हालात पता थे। वो शादी ब्याह के मौका पर खुद उनके पास जाता। सोरन सिंह की इन बातों ने उसकी इज्जत दूर दराज तक बढ़ा दी थी। घोड़े वाली पिंड का नाम अब पिंड सोरन सिंह हो गया। उस पिंड में कभी झगड़ा फसाद नहीं हुआ। सोरन सिंह ने मोहब्बत का जो पौधा लगाया था वो तनावर दरख्त बन चुका था। सोरन सिंह के पास जो आता वो उसकी मदद कर दिया करता था। ये बात दूसरे जिम्मेदारों के लिए बड़ी परेशानी की थी। वो कहते, ये लंगड़ा फौजी हमारा साथ देने की बजाय हारी और किसानों का साथ देता है। वो तो कोर्ट कचहरी तक किसानों के साथ चला जाता है और उनको सरकार से इंसाफ दिला देता है।
वो सबकी मदद करता था, सबको बराबर समझता था, किसी जात का हो, किसी मज़हब का हो, सोरेन सिंह के पास आ जाए बस इतना काफ़ी था। इस तरह उसकी नेक नाम बीवी ने नाम कमाया था। दोनों के नाम निहायत इज्जत और एहतराम से लिए जाते थे। उसका गांव खुशहाल हो गया था। वक्त गुजर रहा था, नई पौध आ रही थी, बच्चे बड़े हो रहे थे, जवान उधेड़ हो गए थे और बूढ़े आखिरी सफ़र की तैयारियों पर थे। यही दुनिया का दस्तूर है, सबको जगह खाली करना पड़ती है। सोरेन सिंह की अब जवानी वाली हालत नहीं थी। उनका बेटा, जिसका नाम जोगिंदर सिंह था, वो बाप की जगह दौड़ भाग करता था। यूं तो चारों जवानी की दहलीज पर आ गए थे। जोगिंदर के बाद महेंद्र सिंह था, उसके बाद नवजोत सिंह था, आखिरी और सबसे छोटा तारा सिंह था। नए मकान में एक हवेली नुमा घर उसने बना लिया था। उसमें सब रहते थे, मगर उनके लिए अलग अलग मकानात कुलदीप ने पहले ही बनवा रखे थे। सबसे पहले जोगिंदर की शादी हुई। दुल्हन जालंधर से आई, बड़ी धूम की शादी हुई। अब तक लोगों ने उस शादी को याद रखा। जोगिंदर ने बाप का तरीकाकार देखा था, लोगों के पास बाप का रवैया देखा। उनकी मोहब्बत में डूबी बातें लोग पसंद करते थे। उन बातों के नताइज उनके सामने थे। दोस्त तो दोस्त, दुश्मन भी क्या करते थे। वक्त और आगे चला और महेंद्र सिंह की शादी हो गई। शादी के बाद माँ ने कहा, पुत्र अब तुम दोनों अपने अपने घरों में रहो, खाना पीना सब तुम्हारा हवेली में है, मगर मैंने तुम लोगों के लिए अलग भी घर बना दिए हैं, उनको आबाद करो। और दोनों भाई अपने अपने घरों में आ गए। ये घर भी हवेली के करीब बल्कि मिले हुए थे, मगर उनको इस तरह बनाया गया था कि साथ होने पर भी अलग थे। हवेली की रौनक बढ़ गई थी। दूसरी बहू अमृतसर के शहरी इलाके की थी और कुछ पढ़ी लिखी भी थी। उसके तौर तरीकों से महेंद्र सिंह भी परेशान था। बड़ी बहू कुलदीप की तरह थी और कुलदीप के नक्शे कदम पर चल रही थी। उसका नाम गीता कौर था। महेंद्र की बीवी सोनी कौर थी। उसके अंदाज शहरी थे। वक्त ने फिर अंगड़ाई ली और सोरेन सिंह का बुलावा आ गया। एक दौर ख़त्म हुआ। कुछ अरसा रंजो गम की फिजा तारी रही और फिर हालात मामूल पर आ गए। कुलदीप पर अभी जिम्मेदारी थी। अभी तो जो करना था खुद करना था। नवजोत की शादी करना थी। बहू की तलाश हुई और निगाह सरोज कौर पर रुक गई और बात पक्की करके बारात पटियाले ले गई और दुल्हन ले आई और उसको उसके घर में आबाद कर दिया। अलग अलग होने की वजह से वो बहुत सी छोटी छोटी बातों की परेशानियों से बच गई। सबका खाना एक जगह पर रसोइया पकाती थी। किसी बहू को कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। तारा सिंह की बारी आ गई और कुलदीप ने उसको भी बड़ी आसानी से पूरा कर दिया। सोरेन सिंह का नाम बहुत बड़ा था। उसको लड़की देना हर एक अपनी शान समझता था। फैरोजपुर की गंगा कौर उसने पसंद कर ली और लौजी शादी हो गई। कोई उलझन नहीं, कोई परेशानी नहीं। कुलदीप के बनाए चारों घर आबाद हो गए। हवेली की रौनक बहुत बढ़ गई थी। जोगिंदर की बीवी ने एक बेटी को जन्म दिया तो बड़ी खुशियां मनाई गई। उसके बाद महेंद्र की बीवी सोनी कौर को भी लड़का पैदा हुआ और उसके बाद घर भरता गया। बच्चे पर बच्चे आते रहे। जोगिंदर पर जिम्मेदारी ज़्यादा थी। बाकी भाई तो उसके हुक्म के मुंतज़िर रहा करते थे। जो बड़े ने कहा कर दिया। किसी किस्म की शिकायत का मौका ही नहीं दिया गया। जब और जिस वक्त जो ज़रूरत हुई पूरी कर दी गई। बड़े भाई को माँ ने बाप का दर्जा दिलवा दिया था। कुलदीप अब बूढ़ी थी। उसके लिए चलना फिरना दुश्वार था, मगर वो खुश थी। उसने जो ख्वाब देखा था उसकी ताबीर उसके सामने थी। आखिरकार कुलदीप कौर के सांस की डोरी भी टूट गई। आखिरी क्रियाक्रम के बाद सब फारिग हो गए और जिंदगी की गाड़ी फिर स्टार्ट हो गई। वक्त एक ऐसा मरहम है जो बड़े बड़े जख्म भर देता है। जिंदगी फिर अपने महवर पर आ जाती है। कारोबारी जिंदगी आज सरेनो शुरू हो जाता है। मरने वाले की जगह खाली नहीं रहती। कोई ना कोई उस कला को पुर करता है। कुलदीप की जगह बड़ी बहन गीता आ गई। उसने सास को बहुत करीब से देखा था। उसकी खिदमत भी सबसे ज़्यादा उसने की थी। उसके घर चलाने के अंदाज और सबके दरमियान मोहब्बत कायम करने के तरीके भी देखे थे। कुव्वत बर्दाश्त भी उसमें थी। और फिर उस घराने का सबसे बड़ा दस्तूर तो मोहब्बत थी। सब अलग अलग भी थे, लेकिन सबके सब अपने अपने घरों में खुश थे। सबके बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते भी, मगर ये सब तो मामूली बात थी। कोई इस पर तवज्जो ना देता। मगर कुछ लोग थे जो इस इंतज़ार में थे कि कब उनमें अनबन होती है, कब भाई लड़ते हैं। मगर ऐसा नहीं हो रहा था। मगर ये नाउमीद नहीं थे। महेंद्र की बीवी सोहनी का भाई अक्सर बहन के पास आया करता था और वो यहाँ का माहौल देखकर कुड़ता था, क्योंकि उसके घर में तो रोज़ अदालत लगती थी और झगड़े होते थे। गाली गलोच मारपीट सब होता था। ये कैसा घराना था। सब गर्दन झुकाकर बड़े भाई की बात सुनते थे और अमल करते थे। वो सोनी को कहता, पुत्री की कर रही है, कुछ सोच। महेंद्र तो बेवकूफ़ है, गर्दन झुकाए वड्डे भाग के पीछे चल पड़ा है। वो जो करे उसको पता नहीं है।
अरे सारा माल और आमदनी एक तरफ जा रही है, कुछ ख्याल कर। मैं की ख्याल करा, मैनू जो जरूरत होंदी है मिल जाता है। भाभी मना नहीं कर दी है। तू नहीं जानदी भोली, ये भी चालबाजी है। जो वो ना दे तो तेरे दिल विच शक होवेगा, इसलिए दिंदी है। मैं कुछ नहीं कह सकती, भाभी बड़ी चंगी है, ओदे नाल मैं झगड़ा तो नहीं कर सकती। झगड़ा करन नू कौन आखदा है, बस अपना हिस्सा पूरा मांग। महिंदर नू भी ये गल समझा कि भाई दी गल सब माने, पर हिस्सा पूरा मिलना चाहिए। मैं तुहाडे फायदे की गल कर रहा हूँ। अब हर रोज पूरन सिंह बहन को पट्टी पढ़ाने लगा। रोज रोज चाबी भरी जाए तो एक न दिन काट का घोड़ा भी चल पड़ता है। सोहनी महिंदर को चाबी दे रही थी। वो हर रोज भाई से बात करने का वादा करता था, मगर भाई के सामने जाकर सब भूल जाता था। भाई की शफकत उसको सब भुला देती थी। पूरन उस पुरसुकून तालाब में हलचल पैदा करने में अभी तक नाकाम था, मगर नाउमीद नहीं था। सोनी को तो वो अपनी लाइन पर ले आ रहा था। वो जरा जरा बात पर मुंह बिगाड़कर बात करने लगी थी। बच्चों के मामले में भी लड़ने आ जाती थी, मगर भाभी ने उसकी परवाह नहीं की थी और ना अपने रवैये में फ़र्क आने दिया था। मगर सोहनी के बारे में वो फिक्रमंद ज़रूर थी। पूरन की हिम्मत और बढ़ गई। उसने महिंदर से बात करने की ठान ली और एक दिन खाने के बाद बोला, ओए महिंदरा, तू कब तक वड्डे भा की गुलामी करेगा? गुलामी की कह रहे हो भा? जोगिंदर वड्डा है, उसका कहना तो मानना पड़ेगा। महिंदर बोला, तू कहना मान, खूब मान, पर अपनी तरफ भी देख। तेरे भी खैर नाल 3 बच्चे हैं। मैनू खबर है भा, तू ना बोल, ऐ साडे घर दा मामला है। महिंदर ने जवाब दिया, अरे फिर कौन बोलेगा, मेरी बहन इस घर में है, ओदी अच्छाई बुराई तो देखना मेरा काम है। पूरन बोला, देख वही पूरन, तू वड्डा है, पर साडे घर दे मामले में गल ना कर। महिंदर ने जवाब दिया, मैं तेरे फायदे की गल कर रहा हूँ। पूरन बोला, मेरा फ़ायदा इसमें है कि मैं वड्डे भाई के नाल रहूं। तू औखी गल ना कर, और बहुत दिन हो गए, अब तो अपने घर जा, अपने घर की भी खबर ले। सुन, अब मेरे नाल ऐसी गल कभी ना करना। महिंदर उठकर चला गया। पूरन का जादू महिंदर पर नहीं चला। बहन महिंदर से मजबूर थी। पूरन नाराज होकर चला गया और महिंदर ने सुख का सांस लिया। उसके जाते ही सोनी का रवैया तब्दील हो गया और वो सब में घुल मिल गई। जोगिंदर और महिंदर की समझ में आ गया कि सारी खराबी की जड़ पूरन सिंह था और पूरन सिंह के आने का दरवाज़ा बंद हो गया। गाड़ी फिर पटरी पर आ गई। अगर इमारत की बुनियाद मजबूत हो तो इमारत गिरती नहीं, खड़ी रहती है। ऊपरी तौर पर अगर मुरम्मत की ज़रूरत हो, रंग रोगन की ज़रूरत हो, तो ये काम आसानी से हो जाता है, मगर बुनियादी खराबी को दूर करना नामुमकिन होता है। कुलदीप ने उस खानदान की बुनियाद बड़ी ठोस रखी थी, इसलिए पूरन सिंह इसको गिराने में कामयाब नहीं हुआ और नाउमीद होकर चला गया। सोरन सिंह जिंदा नहीं था, मगर उसका नाम जिंदा था। उसकी इज्जत गांव के लोगों के दिलों में आज भी जिंदा थी। उसने गांव के लिए जो किया वो उसके नाम को जिंदा रखे हुए थे। जोगिंदर के जिम्मेदार बनने के बाद उसने अपनी लाइन वही रखी जो कि बाप की थी। वो जानता था कि मेरे हर काम का मुआवजा मेरे बाप से किया जाएगा। हकीम साहब, जिंदगी बड़ी प्यारी और मोहब्बत भरी गुजर रही थी। ज़मीन खूब पैदावारी कर रही थी। मेरी कोशिश ये थी कि मैं बाप से बढ़कर साबित हूँ। इसमें मेरे भाई मेरी मदद करते थे, मगर फिर हालात ने अचानक पलटा खाया और हालात बिगड़ने लगे। 1 साल ये हुआ कि अच्छी ज़मीन, अच्छा बीज और सारी मेहनत बेकार हो गई और एक दाना अनाज पैदा ना हुआ। खेत तैयार, फसल भी पूरी, कि अचानक रातों रात ना जाने जानवरों के रेवड़ कहाँ से आ गए और सारी फसल बर्बाद कर गए। ये काम सिर्फ 1 रात में हुआ। पहरेदारों ने बताया कि हज़ारों जानवर थे और हर तरह के जानवर थे। वो खेत खा नहीं रहे थे, रौंद रहे थे। सारे पौधे ज़मीन बोस हो गए। एक पौधा भी ज़मीन पर खड़ा रहा तो वो अचानक गायब हो गए। पहरेदार कुछ ना कर सके। इसके बाद बागात को बर्बाद करने का नंबर आ गया और आमों को बर्बाद कर दिया। जानवरों की अजीब अजीब बीमारियां आने लगी और वो मरने लगे। तालाबों में बड़े बड़े शगाफ खुद ब खुद पैदा होने लगे और पानी गांव तक आने लगा। मैंने और भाइयों ने हालात को काबू करने की बड़ी कोशिश की, मगर अनदेखी बलाओं से जान ना छूटी। 5 साल में मेरा गांव उजड़ गया। अनाज का ज़ख़ीरा कब तक चलता, ख़त्म हो गया। किसान तो किसान, मैं खुद परेशान हो गया। लोग हिजरत करने लगे और अब आधी आबादी गांव छोड़कर जा चुकी है। मैं खुद से और अपने बुजुर्गों की आत्माओं से शर्मिंदा हूँ। लोगों ने कहा ये मुसीबत मेरे किसी दुश्मन की लाई हुई है, इसका तोड़ करो। मैंने कई आदमी बुलाए, मगर वो चंद रोज में ये कहकर भाग गए कि मामला बड़ा टेढ़ा है। मेरे भाई भी बहुत परेशान हैं, उनके बच्चे भी बीमार रहने लगे हैं। हकीम वकार ने जोगिंदर की रुदात सुनने के बाद कहा, ये सिर्फ आपके गांव में ही हो रहा है या और गांव में भी ऐसा हो रहा है? नहीं हकीम साहब, किसी गांव में नहीं हो रहा, सिर्फ पिंड सोरन सिंह ही निशाना है। रोलका बोला, इस सूरत में तो ऐसा लगता है कि ये आफात कुदरती नहीं है
तो फिर इनका कोई उपाय भी होगा, जोगिंदर बोला। ज़रूर होगा, आप जाएं, मैं आपके पास अनकरीब आ जाऊंगा और हालात का जायजा लूंगा, रोलुका ने कहा। हकीम साहिब, मैं आपका इंतज़ार करूंगा। और जोगिंदर चला गया। उसके जाने के बाद हकीम वकार बोले, ये तो नई किस्म की बात सामने आई है। रोलुका बोला, मेरे ख्याल में कोई दुश्मन ज़रूर है। कुदरती आफात आती रहती हैं, मगर एक तसलसल के साथ। ऐसा नहीं होता, मगर जैसा हो रहा है, दूसरे गांव महफूज हैं। सिर्फ एक मखसूस जगह पर आफत आ रही है। गंदे काम करने वाले अपने वीरों के जरिए ये कराते हैं। आपको पता है कि अरवाह खबीसा, जादू और सिफली अलूम तो दुनिया में अपना काम कर रही हैं। उनका काम ही मखलूक खुदा को परेशान करना है, और दुनिया में शैतान सिफ्त लोग भी मौजूद हैं। तो फिर कब जाने का इरादा है? हकीम वकार बोले, यह मामला बड़ा नाजुक और ख़तरनाक है कि हज़ारों इंसान की रोटी रोज़ी का सवाल है। मुझे जल्द ही जाना होगा। दूसरे ही दिन रोलुका भटिंडा रवाना हो गया और वहाँ से पिंड सोरन सिंह पहुँच गया। जोगिंदर सिंह उसको इतनी जल्दी देखकर ज़रा हैरान तो हुआ, फिर बोला, हैरत है हकीम साहिब, मैं भी अभी ही पहुँचा हूँ। रोलुका ने कहा, गांव के चारों तरफ वीरानी है, दूर दूर तक हरियाली नजर नहीं आ रही। जोगिंदर गम आमेज ठंडी आह भरकर बोला, हकीम साहिब, इस गांव का चप्पा चप्पा हरा भरा था, लोग खुशहाल थे, मगर ना जाने इसको किसकी नजर लग गई कि ये जमीन बंजर होती जा रही है। हर तरफ खौफो हरास फैल गया है। रोलुका ने कहा, तुम ये बताओ, तुम्हारी या तुम्हारे बाप की किसी से दुश्मनी थी? जोगिंदर ने जवाब दिया, मेरे बाप की दूर दूर तक किसी से दुश्मनी नहीं थी। रोलुका बोला, दुनिया में हर किस्म के लोग हैं, तुम्हारी नेक नामी और अच्छे काम के भी तो दुश्मन हो सकते हैं। वो नहीं चाहते होंगे कि तुम नेक नाम रहो, खुशहाल रहो। जोगिंदर बोला, आपने दुरुस्त कहा, मगर मेरी नज़र किसी तरफ नहीं जाती। मैं खुद पता कर लूँगा। तुम मेरे रहने का जहाँ बंदोबस्त करो, इस बात का ख्याल रखना कि मेरे पास कोई ना आए। जब बुलाऊं तो आए। तुम और तुम्हारे सब भाइयों के लिए भी यही हुक्म है। जोगिंदर बोला, ठीक है हकीम साहिब, मैं ऐसा इंतज़ाम कर देता हूँ। रात के ठीक 12 बजे रोलुका रूपोशी की हालत में जोगिंदर के हवेली नुमा मकान से निकलकर बाहर आ गया और गांव की गलियों में फिरने लगा। एक जगह उसको सरसराहट का एहसास हुआ और वह उस तरफ मुतवज्जा हो गया। एक नाली के किनारे एक औरत बैठी थी। उसके झाड़ झनकार की तरह बाल थे और वो बिखरे हुए थे। उसके हाथ में एक लकड़ी थी और उसके सिरे पर लाल कपड़ा बांधा हुआ था। उस बुढ़िया का चेहरा निहायत भयानक, दांत बाहर थे और धाना बहुत बड़ा था और पूरा जिस्म नंगा था। उसके जिस्म से बदबू के भभके उठ रहे थे। पूरे बदन पर गलाजत फैली हुई थी। रोलुका उसको देख रहा था, मगर वो रोलुका की मौजूदगी से बेखबर थी। रोलुका उसके और करीब चला गया और उसने एक जोरदार लात उसकी कमर पर दे मारी। वो लात खाकर नाली में गिर गई और फिर खड़ी होकर गरज कर बोली, अरे कौन है? सामने तो आ। रोलुका बोला, मैं जो कोई भी हूँ, तू ये बता तू कौन है और क्या कर रही है? अपना काम कर रही हूँ, तुझे क्यों बताऊँ? वो कड़क कर बोली, नहीं बताएगी तो ज्यादा दुख उठाएगी। रोलुका बोला, अरे जा, बड़ा आया दुख देने वाला। अरे मैं तो खुद सबको दुख देने आई हूँ। वो बोली, तो फिर देख। रोलुका के इशारे पर एक आहनी पंजों वाला गिद्ध उसके सर पर बैठ गया और वह उसके वजन से एकदम जमीन पर बैठ गई। मगर गिद्ध फिर भी अपने पंजे जमाए उसके सर पर मौजूद रहा और उसके पंजे उसके सर में इस तरह पैवस्त हो गए कि वह तकलीफ से बिलबिलाने लगी। बोली, अरे तू कौन है? छोड़ दे, मैं जाती हूँ। अरे पापी, तेरा बहुत बुरा हशर होगा, तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। रोलुका ने फिर पूछा, बता तू कौन है? बताती हूँ, मेरा सर तो छोड़। वो बिलबिलाती हुई बोली। रोलुका ने कहा, मैं जानता हूँ तू फरेब कर रही है, मगर तू इसी हालत में बताएगी। मैं वो अटक अटक कर बोली, मैं गुरु की बांधी हूँ, मैं इस गांव को वीरान कर दूंगी, यहाँ पर भूत प्रेत बसेरा करेंगे। रोलुका बोला, तूने जो करना था कर लिया, ये बता तू क्यों इस गांव में आई है? गुरु की पाबंद हूँ, उसने हुक्म दिया तो आई हूँ। उसने कहा, मगर अब तू गुरु के पास नहीं जा सकेगी। रोलुका ने कहा, अरे जा, बड़ाया रोकने वाला, मैं इतनी आसानी से किसी का काम नहीं करती। मुझसे वही काम करवा सकता है जिसकी शक्ति अपरंपार होती है। मेरा गुरु बहुत बड़ा शक्तिदान है, उसको पता चलेगा तो वो मेरे पास जरूर आएगा। रोलुका ने कहा, तो उस गुरु का नाम तो बता। ये उसका हुक्म नहीं है, मैं हरगिज नहीं बताऊंगी। वो कड़क कर बोली, नाम तो बताना होगा, नहीं बताएगी तो रिहाई नहीं मिलेगी। बड़ा बहादुर ना बन, धोखे से पकड़ लिया तो समझ रहा है मैं पकड़ी गई, तो फिर रिहाई की कोशिश कर ले। रोलुका ने कहा, मगर इसके साथ ही उसकी भयानक आवाज़ें आने लगी, मैं मरी, मुझे छोड़ दे, बताती हूँ, ज़रा सांस तो आने दे। रोलुका बोला, वो कौन दरिंदा है जो इस आबाद ज़मीन को वीरान करना चाहता है? वो रऊनत से बोली, उसका नाम पंडित गरदारी लाल है। बोल, चौकड़ी भूल गया ना नाम सुन के? चौकड़ी तो पंडित की खराब होगी और अब तेरा भी आखिर आ गया। और रोलुका के इशारे पर वो हवा में मौलिक हो गई और रोलुका का करिंदा उसको लेकर आसमान की तरफ परवास कर गया।
रोलका ने सुबह के वक्त जोगिंदर को कहा, अब किस चीज़ की उगाई का मौसम है? जोगिंदर बोला, अभी तो चना बोया जा सकता है। तो फिर तैयारी करो, खेत में हल वगैरह चलाओ और बीज डालो। जोगिंदर ने तैयारी शुरू कर दी और खेत में बीज भी डाल दिया और रोलका खेत में आकर बैठ गया। वो जानता था कि वो अकेली नहीं थी, बल्कि उसके और साथी भी होंगे, लिहाजा उनको भी पकड़ना है। रोलका के कारिंदे उसके चारों तरफ मौजूद थे। दूसरी तरफ 12 बजे के बाद ऊंटों का एक टोला आ गया और उसने खेत में दाखिल होने की कोशिश की, मगर जो अंदर आता वो बिलबिलाकर बाहर दौड़ जाता और फिर पलट कर ना देखता। सारी रात ये तमाशा हुआ और हर दूसरे रोज़ भी ये हुआ कि हाथी आ गए, कभी नीलगाय आ गई, कभी गीदड़ आए, मगर खेत के अंदर कोई ना आया और पौधे बड़े होते गए। जोगिंदर बड़ा हैरान था। एक मुद्दत के बाद उसने खेतों को हरा भरा देखा और फिर वो वक्त भी आया कि फसल तैयार हो गई। रोलका ने कहा, लो तुम्हारी फसल तैयार है, अब तुम सारी ज़मीन आबाद करो, मैं आगे जाता हूँ। मर्ज ख़त्म नहीं हुआ, अभी है, मगर तुम फिक्र ना करो, आगे भी सब ठीक होगा। और रोलका पंडित की तलाश में रवाना हुआ। पंडित गिरधारी लाल फिरोजपुर में रहता था। नहायत शरीफ और खिदमत गुजार मशहूर था, मगर ज़ाहिरी बातों के बावजूद उसके कारनामे बहुत गंदे थे। सिफली और काले जादू के मंत्र उसके पास थे और बड़ी भारी फीसें लेकर वो काम करता था और कभी खुद किसी के सामने नहीं आता था। उसका एक कारिंदा था, वही मामला तय करता था और रकम वसूल करता था। रोलका की मुलाकात भी उससे हुई। रोलका एक परेशान हाल आदमी की शक्ल में उससे मिला और बोला, पंडित जी से काम है। शुक्ला जी मुलाकात करा दो तो मेहरबानी होगी। शुक्ला ने ऊपर से नीचे तक उसको देखा, फिर बोला, बहुत मुश्किल है, उनको फुर्सत नहीं है। बात को समझ लो शुक्ला जी, मैं हूँ ज़रूरतमंद, रकम लेकर आया हूँ। तो फिर ऐसा करो, रकम मुझे दे दो, मैं रात को बात कर लूँगा, काम भी बतलाए दो। नहीं शुक्ला जी, मैं रकम पंडित जी के हाथ में दूंगा और काम भी उनको ही बताऊंगा। रोलका ने कहा, अच्छा तो फिर शाम को आने का कष्ट उठाना होगा। शुक्ला बोला, शाम को आ जाऊंगा। रोलका बोला और बाहर आकर रूपोश हो गया और फिर अंदर चला गया। शुक्ला ने दरवाजे से बाहर आकर इत्मीनान किया कि रोलका चला गया कि नहीं, और फिर अंदर चला गया और अंदर जाकर एक दरवाजे से गुजरकर आंगन में आ गया और फिर आखिरी सिरे के दरवाजे पर आकर आवाज़ दी, गुरुजी मैं हूँ शुक्ला, अंदर आ जाऊं? चंद मिनट के बाद जवाब आया, आजा, क्या काम है? पंडित अंदर एक नौजवान औरत के साथ मौजूद था। शुक्ला अंदर गया और नजरें नीचे रखी, क्योंकि गुरु को वो जानता था कि अगर उसने उस औरत पर जरा भी नजर डाली तो गुरु का पारा चढ़ जाएगा। उसके अंदर जाते ही पंडित बोला, बोल क्या बात है सवेरे सवेरे? गुरु, एक आदमी आया था, कुछ परेशान सा लगता था, रकम भी लाया था, कुछ काम था उसको। कितनी रकम लाया था? ले ली होती। पंडित बोला, मैंने रकम देखी कहाँ कि बताऊं कितनी थी? कहता था गुरु को ही मैं रकम दूंगा और काम बताऊंगा, शाम को फिर आएगा। शुक्ला बोला, तो गुरु ने माथे पर बल डालकर कहा, अबे तू कब तक घामड़ रहेगा, रकम तो पहले पकड़ लेनी चाहिए। पर गुरु उसने दी कब मुझे? शुक्ला बोला। औरत ने कहा, पंडित जी आई लक्ष्मी इसकी बेवकूफ़ी से लौट गई। पंडित ने जवाब दिया, तू फिक्र न कर, अजनबी अगर ज़रूरतमंद है तो ज़रूर आएगा। रोलका उनकी बातें सुन रहा था और उसने अंदाज़ा कर लिया था कि वो औरत पंडित की बीवी हरगिज़ न थी। उसके बनाव, सिंगार और बात करने का अंदाज बाजारी से लगते थे। रोलका शाम को फिर चला गया। पंडित मौजूद था। बोला, तुम सुबह भी आए थे? रोलका बोला, हाँ जी आया था, पर तुम्हारे आदमी ने वापस फेर दिया। अब तुम बताओ क्या काम है? और पहले सुन लो कि मैं मुफ्त में काम नहीं करता, मेरी फीस 3000 रुपये है और पहले लेता हूँ। अगर रकम है तो काम बताओ। पंडित बोला, रकम तो मैं दे दूंगा, पर इत्मीनान तो हो कि काम हो जाएगा। रोलका बोला, मैं रकम लेता हूँ तो काम भी कर देता हूँ, काम हो जाएगा, मगर आई रकम वापस नहीं करता। ठीक है पंडित जी, ये रकम है, गिन लो, पूरे 3000 हैं। रोलका ने रुपए पंडित के हाथ पर रख दिए और बोला, मेरा काम ये है कि मैं भटिंडा के गांव सौरन सिंह से आया हूँ। वहाँ की ज़मीन बंजर हो गई है। रात को नामालूम कहाँ से जानवर आकर सब खेत बर्बाद कर जाते हैं, उनको रोकना है। पंडित ने रकम एक संदूक में रखी और बोला, तेरा काम नहीं होगा, क्योंकि उस गांव को बर्बाद करने का ठेका भी मेरा ही है। रोलका ने हैरत का इजहार किया, तो फिर मेरी रकम वापस कर दो। मैंने कह दिया था कि रकम वापस नहीं होती। मैं पंडित गिरधारी लाल हूँ, कोई उठाई गिरा नहीं हूँ। 10 साल के बाद वो पिंड दोबारा आबाद हो जाएगा। पंडित रोब से बोला, 10 साल में तो उस पिंड में एक भी जिंदा नहीं बचेगा, कौन आबाद करेगा? सौरन सिंह की जिम्मेदारी तो खत्म हो जाएगी। मुझे क्या, कोई आबाद करे ना करे, सौरन सिंह से तुम्हारी दुश्मनी चली आ रही है, क्यों बर्बाद करोगे? रोलका ने पूछा, दोस्ती दुश्मनी हम क्या जाने, हमें तो उसकी बर्बादी की रकम मिली है, हम अपना काम कर रहे हैं। पर यह काम तो बहुत बुरा है कि किसी आबाद गांव को बर्बाद कर दो। रोलका बोला, अच्छा बुरा हम नहीं जानते, आखिर हमारे भी अखराजात हैं, वो भी तो पूरा करने हैं। दुरुस्त कहा तुमने पंडित,
तुमको भी तो हर रोज नई नई औरतों की जरूरत है, उनके नखरे उठाने को, उनकी फरमाइश पूरी करने को। तुम वाकई रुपए के जरूरतमंद हो, मगर तुमको सुनकर शायद यकीन ना आए कि अब पंडित सोरेन सिंह में खेती हो रही है। जो जानवर रात को आते थे भाग गए हैं और वहाँ के तालाब फिर पानी से भर चुके हैं, और जो लोग चले गए थे फिर अपने खेत आबाद करने आ गए हैं। अरे जा, बकवास करता है, ऐसा कभी नहीं हो सकेगा, 10 साल तक नहीं होगा। पंडित चीख कर बोला। ज्यादा जोर से ना बोल पंडित, और मेरी रकम वापस कर दे। मैं सिर्फ ये देखने आया था कि वाकई तूने ये काम किया है। तूने कबूल कर लिया, अब तो ठीक हो जा और हराम की कमाई से अय्याशियां मत कर। लोगों की नज़र में जैसा है वैसा ही बन जा। तेरे ये चंद जंतर मंतर तेरे काम ना आएंगे। तेरी सबसे खतरनाक डूमनी अब कहाँ है तुझे पता है? वो अपना काम कर रही है। पंडित बोला, तू निहायत बेवकूफ़ आदमी है। तू क्या समझता है कि तू बहुत बड़ा जादूगर है? तेरे बीर निराले हैं। अरे बेवकूफ़, तेरा सिफली इलम और उसके बीर भी तेरी तरह बेवकूफ़ हैं। तो उनको लगाकर अय्याशी करता है। ज़रा सी कामयाबी को समझता है तू कामयाब हो गया। सुन, तेरे सारे बीर ख़त्म हो चुके, तूने उनकी खबर ना ली। अब गांव में तेरा कुछ नहीं। गांव फिर से आबाद हो रहा है और अब आगे कुछ करने की कोशिश न करना। अब बता, तूने उस गांव को बर्बाद करने की क्यों ठानी थी? पंडित गुस्से से बोला, अरे जा, बड़ा आया हुक्म चलाने वाला। तू है कौन, जरा बतला तो। मैं कौन हूँ इस बात को जाने दे। मैं तेरे मुँह से सुनना चाहता था कि तू उसका नाम बताए जिसके कहने पर तूने ये काम किया था। तू नहीं बताता तो फिर सुन, मैं बताता हूँ। तूने ये गंदा काम जिम्मेदार हरनाम सिंह के कहने से किया था। तुझे पता नहीं कि हरनाम सिंह कैसा आदमी है। पिंड सोरेन सिंह के बहुत करीब एक बहुत बड़ा पिंड है। उसका जिम्मेदार हरनाम सिंह है। उसकी जिम्मेदारी सोरेन सिंह की जिम्मेदारी से बड़ी है। उसका दबदबा और रौब भी उस इलाके पर बहुत है। उसके किसान और हारी उसके सामने आने से घबराते हैं, क्योंकि वह हर वक्त गुस्से में रहता है। किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता। पूरा गांव उसका कर्जदार है। उसका कर्ज चढ़ाने का अंदाज ये है कि किसी भी किसान हारी को शादी ब्याह या किसी और मौका पर 200-400 रुपए दे दिए और फिर उसको लाल किताब में दर्ज करा दिया बतौर कर्ज। और फिर वो कर्ज सूद दर सूद बढ़ता रहा और बंदा उसके जाल में फंस गया। उसकी हवेली बहुत बड़ी और बड़ी शानदार बनी हुई है। इसके अलावा उसका एक भाई भी है और उसकी बीवी भी है। हरनाम सिंह की मसरूफियत इतनी ज़्यादा है कि वो दिन भर घर से बाहर ही रहता और उसका भाई मनोहर सिंह पूरी आज़ादी से भूखे भेड़िए की तरह गांव में फिरता रहता। हर शख्स जानता था कि वो कैसा आदमी है। उसके कारिंदे हर घर की खबर रखते थे। कोई घर उसकी दस्तरस से महफूज न था। उसके कारिंदे उससे बढ़कर थे। गरीब, हारी और किसान की कौन सुनता? हरनाम सिंह को कौन बताता? और बताता तो क्या बताता? हरनाम सिंह क्या कम था? यहाँ पर हरनाम सिंह की हवेली का काम भी था। मनोहर की बीवी एक गलत औरत थी। मनोहर गांव की नालियों में मुंह मारता रहता था, तो वो घर में किसी आने जाने वाले को नहीं छोड़ती थी। उसके अंदर के काम करने वाले सब उससे डरते थे। उसका डर दो तरफा था। एक तो अगर मनोहर की बीवी को राजी ना किया और उसने मनोहर से शिकायत कर दी तो फिर क्या होगा? और अगर ज़रा सी बेहतियाती से मनोहर को खुद खबर हो गई तो फिर जिंदगी गई। मगर अब तक ऐसा नहीं हुआ था। अंदर की औरतें अपनी अपनी पसंद से इंतखाब करके ऐश करती थी। सरदार हरनाम सिंह बड़ा आदमी था। लोग उसका नाम सुनकर कानों को हाथ लगाते। मगर उसकी घरेलू जिंदगी अच्छी ना थी। बीवी की नज़र में उसकी इज्जत 2 कौड़ी की थी। वो कहती, जाओए दूर हट, तेनू घर की खीर क्या जाएगी? तू तो बाहर का बंदा है, मैनू हाथ ना ला। हरनाम सिंह उसके मुकाबले में ज़रा दबता भी था। बिस्तर पर उसकी सारी हेकड़ी दम तोड़ देती थी और वो अंधेरे में चुप करके सो जाता था। इस कमज़ोरी का एहसास उसको था। बाहर तो उसका रोब खूब चलता था, मगर अंदर वो कमज़ोर था। इसका फ़ायदा उसकी बीवी खूब उठाती थी। दिल खोल कर अपने प्यारों पर खर्च करती और उनके साथ ऐश करती, और जिम्मेदार उसको कुछ ना कह पाता। ये एक कुदरती सज़ा थी जो कि सरदार हरनाम सिंह को मुसलसल अजाब में रखती थी। दूसरी सज़ा उसका भाई मनोहर था। हरनाम सिंह के आदमी बताते थे कि मनोहर अपना रोब और दबदबा गांव पर बढ़ा रहे हैं और कोई वक्त जाता है कि वो अपना मकसद अलग तलब करेगा। एक और सज़ा सरदार हरनाम सिंह के लिए सोरेन सिंह की नेक नामी और फिर जोगिंदर की नेक नामी ने पैदा कर दी। जिस कदर वो बदनाम था, उससे ज़्यादा जोगिंदर नेक नाम था। उसका नाम लोग इज्जत से लेते थे और हरनाम के नाम के साथ गालियां लगाकर उसका नाम लेते थे। ये दोनों के किरदार का फ़र्क था। अगर हरनाम ज़रा भी अक्लमंद होता तो खुद को संभालता, अपने किरदार पर नज़र करता, उसको दुरुस्त करता। किसानों ने नए सिरे से मेहनत करनी शुरू कर दी और गांव की रौनक फिर बढ़ती गई। एक वक्त आया कि पिंड सोरेन सिंह फिर से वैसा ही हो गया। गांव पर छाई नहुसत खत्म हो गई। उधर हरनाम के भाई मनोहर पर केस कर दिया और फिर एक दिन किसी ने बताया कि हरनाम सिंह को किसी ने उसकी हवेली में कत्ल कर दिया है।
मनोहर सिंह और उसकी बीवी पर इल्ज़ाम आया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर दोनों को सज़ा हो गई। उसने पिंड सोरन सिंह को उजाड़ने की कोशिश की और खुद उजड़ गया। पंडित फिर पलट कर नहीं आया। रोलुका ने फिरोजपुर जाकर उसका पता किया, मगर वो लापता था। इंसान कितना भोला है, खुद कांच के घर में बैठकर दूसरों के घरों में पत्थर फेंकता है। हकीम वकार बोले, दुरुस्त कहा तुमने। इंसान अगर जरा सा भी अपने किरदार पर नजर डाल लिया करे और अंदर जो एक ज़मीर नाम की चीज कुदरत ने रखी है उसके इशारे समझ लिया करे तो बहुत सी खराबियों से बचा जा सकता है।